कहानी की शुरुआत में हमें एक ऑब्जर्वेटरी को दिखाया जाता है जिसके अंदर हमारा मेन कैरेक्टर रियाटो टेलीस्कोप से स्पेस को देख रहा होता है। असल में हमारा मेन कैरेक्टर रियाटो अपने स्कूल का एक एस्ट्रोनॉमी क्लब का मेंबर है और फिर रियाटो अपने बैकग्राउंड से अपने बारे में हमें बता रहा होता है। रियाटो कहता है, क्लास 11 में आने से पहले मैंने नासा का एक रिसर्चर होने के बारे में सोचा क्योंकि मुझे कुरोनेको कोई बात को साबित करना है कि इस दुनिया में एलियंस एग्जिस्ट करता है, तो तब मुझे लगेगा कि मैंने उसके लिए कुछ किया है। असल में कुरोनेको एक रियाटो की बचपन की दोस्त होती है जो कि एलियन जैसी चीज पे बहुत ही ज्यादा यकीन करती है। और फिर सीन शिफ्ट होता है, रियाटो को 10 साल पहले बचपन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रियाटो और कुरोनेको एक साथ स्पेस को देख रहे होते हैं। जहाँ पे कुरोनेको को स्पेस को देखने के समय रियाटो कुरोनेको से पूछता है, क्या तुम सच में एलियन देख पा रहे हो? तो रियाटो की बात सुनने के बाद कुरोनेको हाँ में जवाब देती है, लेकिन रियाटो को कुरोनेको के बात के ऊपर यकीन नहीं होता। तो रियाटो को यकीन ना होते देख कुरोनेको रियाटो से कहती है, मुझे पता है कि इस दुनिया में एलियंस एग्जिस्ट करता है और मुझे ये भी पता है कि वो हमारे अर्थ में भी है क्योंकि मैं उनमें से पहले एक से मिल चुका हूँ। तो कुरोनेको की बात सुनने के बाद रियाटो कुरोनेको से कहता है, अगर सच में एलियन जैसी कोई चीज होती है तो क्या तुम मुझे दिखा सकते हो? तो कुरोनेको कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें एलियन दिखा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे प्रॉमिस करना पड़ेगा कि तुम इस बारे में किसी को भी नहीं बताओगे और तुम जब एलियन को देखोगे तब तुम्हें मानना पड़ेगा कि एलियंस होते हैं। तो रियाटो कहता है, ठीक है, मैं मानूंगा। और फिर सीन शिफ्ट होता है, दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रियाटो और कुरोनेको एलियन को देखने के लिए बाहर निकल चुके होते हैं और रियाटो जाते समय बस कुरोनेको को ही देख रहा होता है क्योंकि रियाटो ने आज तक कुरोनेको को कभी इतना सीरियस देखा नहीं होता है। हमें रियाटो बताता है कुरोनेको को रियाटो बचपन से ही बहुत ही ज्यादा पसंद करता था और वो दोनों हमेशा एक साथ खेला करते थे। और फिर कुछ देर जाने के बाद वो लोग एक जगह पे रुक जाते हैं जहाँ पे रुकने के बाद कुरोनेको रियाटो से कहती है, इस जगह के उस पार ये एलियन है, जब तुम उन्हें अपनी आंखों से देखोगे तब तुम मुझे बेटर बिलीव करोगे। और फिर हमें एक डैम का सीन दिखाया जाता है जिसे पार करने के समय रियाटो का पैर फिसल जाता है और रियाटो नीचे गिरने ही वाला होता है कि तभी रियाटो कुरोनेको का हाथ पकड़ लेता है जिसकी वजह से वो दोनों एक साथ नीचे गिर जाते हैं। और फिर सीन चेंज होता है, हमें एक हॉस्पिटल के अंदर का सीन दिखाया जाता है। असल में उस डैम से गिरने की वजह से रियाटो को बहुत ही गहरा चोट लगा होता है। जब वो अपनी आंखें खोलता है तब 7 दिन गुजर चुके होते हैं और जब वो नर्स से कुरोनेको के बारे में पूछता है तो उसे नर्स बताती है कि कुरोनेको एक दूसरे हॉस्पिटल में सेफ है। ये कह के वो नर्स चली जाती है। उस नर्स के जाने के बाद रियाटो बाहर की तरफ देखते हुए सोचता है, काश अगर वो उस दिन कुरोनेको के बात मान लेता कि एलियन सच में होता है तो शायद आज उन दोनों का ये हाल नहीं होता। लेकिन रियाटो को तो अभी बहुत ही बड़ा सच सुनना बाकी था। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद जब रियाटो अपने पेरेंट्स से कुरोनेको के बारे में पूछता है तो तब उसे सच पता चलता है कि कुरोनेको डैम से गिरने के बाद उसी दिन मर गई थी, जिसे सुनने के बाद रियाटो को बहुत ही बुरा लगा था और उस दिन रियाटो बहुत रोया था। जिसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है और फिर हमें रियाटो को दिखाया जाता है। असल में रियाटो खुद को दोषी कहता है क्योंकि उसे लगता है कि उसने कुरोनेको को मारा है, क्योंकि अगर उस दिन रियाटो ने कुरोनेको का हाथ नहीं पकड़ा होता तो शायद आज कुरोनेको नहीं मरती। और फिर उस दिन के बाद से रियाटो हर दिन टेलीस्कोप से स्पेस को देखता है क्योंकि रियाटो को कुरोनेको की बात को साबित करना है कि एलियन सच में होता है। इसीलिए रियाटो हर दिन कुछ नया ढूंढने की कोशिश करता है। इस तरीके से 10 साल गुजर जाते हैं लेकिन रियाटो को अभी भी एलियन के बारे में कुछ भी नहीं पता चला होता है और रियाटो को अपने दोस्त कुरोनेको के बारे में भी ज्यादा कुछ पता नहीं होता है। रियाटो को जो कुरोनेको के बारे में पता है वो है कुरोनेको का हाथ का नीचे का बर्थमार्क और रियाटो बस उसे कुरोनेको के नाम से बुलाता था। रियाटो को कुरोनेको का पूरा नाम नहीं पता है और यही सोच के रियाटो उदास हो जाता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें रियाटो को अपने स्कूल में दिखाया जाता है। रियाटो अपने टेबल के ऊपर बैठा होता है तो तभी रियाटो के 2 दोस्त आके रियाटो से बातें करना शुरू कर देते हैं, लेकिन रियाटो उन्हें इग्नोर कर देता है। और उसी समय रियाटो का क्लास टीचर भी आ जाता है और उनके साथ एक क्लास का नया स्टूडेंट भी आया होता है। असल में वो नई स्टूडेंट एक लड़की होती है जिसे देख के रियाटो बिल्कुल हैरान हो जाता है। जिसके बाद क्लास टीचर उस नई स्टूडेंट को इन सबके सामने इंट्रोड्यूस कराते हुए कहती है कि इस लड़की का नाम नेको कुरोहा है और आज से ये तुम्हारे क्लास का नई स्टूडेंट भी है। रियाटो जब कुरोहा को पहली बार देखता है तो तब वो बिल्कुल हिल जाता है क्योंकि रियाटो को कुरोहा बिल्कुल अपने बचपन की दोस्त कुरोनेको की तरह दिखने में लगती है। जो बात सोचने के बाद रियाटो के सांसें अटक जाता है और रियाटो अपने बेंच के ऊपर सीधा खड़ा हो जाता है। रियाटो को अचानक खड़ा होते देख रियाटो का टीचर उससे कहता है, क्या तुम्हें कुछ कहना है? लेकिन रियाटो अपने सर की बातों का कोई भी जवाब नहीं देता क्योंकि रियाटो अपने ख्यालों में खो चुका होता है। रियाटो बस कुरोहा को देखा जा रहा होता है। कुरोहा को देखने के बाद रियाटो को लगता है कि रियाटो को बचपन में बताया गया था कि कुरोनेको डैम से गिरने के बाद मर गई थी, लेकिन रियाटो को कुरोनेको की बॉडी नहीं दिखाई गई थी। इसीलिए रियाटो अपने मन में सोचता है, इसका मतलब ऐसा तो नहीं है कि कुरोनेको जिंदा है और उससे ये बात इतने दिनों से छुपाई गई थी। ये सारी बातें सोचते सोचते रियाटो अपने को कंट्रोल नहीं कर पाता और सीधा सीधा कुरोहा से पूछ लेता है, क्या तुम सच में जिंदा हो? रियाटो की बात सुनने के बाद कुरोहा रियाटो से कहता है, आखिर तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? हम दोनों पहली बार मिल रहे हैं।
तो कुरुहा की बात सुनने के बाद रियाटो अपने बेंच से उठ जाता है और सीधा कुरुहा की तरफ बढ़ते हुए कुरुहा से कहता है कि नहीं, तुम मुझसे झूठ कह रहे हो, हम दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। लेकिन कुरुहा कहती कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानती। तो रियाटो फिर से कुरुहा से कहती है कि नहीं, हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, वो भी बचपन से, हम दोनों बचपन में एक साथ खेलते थे। तो कुरुहा फिर से कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानती। तो कुरुहा की बात सुनने के बाद रियाटो को गुस्सा आ जाता है और रियाटो अपने बात को सच प्रूव करने के लिए कुरुहा को अपनी हाथ के नीचे का बर्थमार्क दिखाने के लिए कहता है। रियाटो की बात सुनने के बाद पूरा क्लास शांत हो जाता है और रियाटो की तरफ अजीब नजरों से देखने लगते हैं। कुछ देर बाद रियाटो को भी रियलाइज होता है कि उसने कुछ गलत बोल दिया है, जिसके बाद कुरुहा रियाटो को गुस्से में एक थप्पड़ मार देती है। और फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रियाटो का क्लास खत्म हो चुका होता है और रियाटो अपने टेबल पे बैठा होता है और रियाटो के पीछे दो लड़कियां रियाटो के बारे में बातें करने लगती है। उनमें से एक लड़की कहती है, रियाटो पढ़ाई में अच्छा है ये हमें पता है और वो एक टॉपर है, लेकिन वो एक ऐसा लड़का निकलेगा मुझे नहीं पता था। तो उस लड़की की बात सुन के दूसरी लड़की भी हाँ में हाँ मिलाने लगती है, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक स्विमिंग पूल को दिखाया जाता है जहाँ पे एक टीचर रियाटो के क्लास के सारे स्टूडेंट को स्विमिंग सिखा रहे होते हैं और उनमें से कुरुहा भी आती है, लेकिन कुरुहा को स्विमिंग नहीं आता, जिसकी वजह से वो डूब जा रही थी। जिसके बाद कुछ लड़कियां कुरुहा को बाहर निकलने के लिए मदद कर रही होती है और कुरुहा को पूल से बाहर निकाल लेती है। पूल में डूबने की वजह से कुरुहा की हालत थोड़ी सी खराब हो जाती है, इसलिए टीचर कुरुहा को थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए कह के दूसरे स्टूडेंट को प्रैक्टिस करवाने के लिए ले जाती है। जिसके बाद टीचर उन स्टूडेंट्स को कहती है कि तुम लोगों को 2 मिनट तक पानी के अंदर रहना होगा। लेकिन उसी प्रैक्टिस के दौरान स्विमिंग पूल का फिल्टर खुल जाता है और उस फिल्टर में बहुत जोर से पानी अंदर जाने लगता है, जिस वजह से उस फिल्टर में एक लड़की का पैर अटक जाता है और वो लड़की अपने पैर को बहुत बार बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन बाहर नहीं निकल पाती। तो उस स्टूडेंट के जगह पे वो टीचर भी चला आता है और जल्दी से वो टीचर 2 स्टूडेंट को फिल्टर को बंद करने के लिए कहते हैं ताकि फिल्टर से पानी जाना बंद हो जाए। लेकिन पानी के अंदर रहने की वजह से उस लड़की की हाल बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है, जिसके बाद हमें कुरुनेको को दिखाया जाता है और कुरुनेको को देख के लगता है कि उसके लिए ये सब नॉर्मल है। इस लड़की को देख के कुरुनेको कहती है आज स्कूल में 2 स्टूडेंट मरने वाले हैं। जिसके बाद सीन फिर से चेंज होता है, हमें उस लड़की को दिखाया जाता है और हमें टीचर को दिखाया जाता है जो कि उस फिल्टर से उस लड़की का पैर निकलने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन बाहर नहीं निकल पाते और बहुत देर से पानी के अंदर रहने की वजह से उस लड़की की मरने जैसी हालत हो जाती है। उस लड़की को देखने के बाद कुरुनेको कहती है अभी ये लड़की मरने वाली है। ये कह के कुरुनेको सामने की तरफ देखती है तो वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है। उस धमाके की वजह से पानी का प्रेशर कम हो जाता है और उस धमाके वाली जगह से सारा पानी निकल जाता है, जिसकी वजह से उस लड़की का पैर छूट जाता है और वो लड़की बच जाती है। उस लड़की को ठीक देख के क्लास के सारे बच्चे खुश हो जाते हैं। सारे बच्चों को वो धमाका एक बस कोइंसिडेंस लगता है, लेकिन रियाटो को छोड़ के। रियाटो सोचने लगता है कि आखिर ये धमाका क्यों हुआ। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, उस लड़की को दिखाया जाता है जिसे उसकी टीचर एक जगह पे जाके लिटा देती है ताकि वो थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर सके। जिसके बाद हमें कुरुनेको को दिखाया जाता है। कुरुनेको भी उस लड़की को दूर से देख रही होती है, लेकिन उसके पास नहीं जाती। और फिर सीन चेंज होता है और हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रियाटो का स्कूल खत्म हो चुका होता है और हर रोज की तरह रियाटो ऑब्जर्वेटरी को देखने के लिए बस से आया होता है। जिसके बाद रियाटो अपने बस से उतरता है और अपने ऑब्जर्वेटरी में जाने के लिए निकल पड़ता है। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हमें थोड़ा सा ऑब्जर्वेटरी के अंदर का सीन दिखाया जाता है और फिर हमें रियाटो को दिखाया जाता है जो कि टेलीस्कोप से स्टार्स को देख रहा होता है। और फिर बहुत देर स्टार्स को देखने के बाद रियाटो थक जाता है और फिर अपने मन में कहता है मुझे पता है कि कुरुहा कुरुनेको नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये बात अपने दिमाग से क्यों नहीं निकाल पा रहा। मुझे पता है कि कुरुनेको मर गई है और इस बात को ये बहुत दिन गुजर चुके हैं, लेकिन इस बात को भुला पाना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो चुका है। इस हादसे को ये 10 साल गुजर गए हैं, लेकिन मैं ये मान ही नहीं पा रहा हूँ कि वो मुझे छोड़ के चली गई है। काश अगर वो फिर से वापस आ पाती। ये सारी बातें रियाटो सोच ही रहा होता है कि तभी अचानक रूम का लाइट ऑन हो जाता है। असल में कुरुहा उस रूम में आई होती है। तो रियाटो कुरुहा से पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पे किस लिए आई हो, लेकिन कुरुहा रियाटो की बात की कोई भी जवाब नहीं देती और उस जगह को देखते हुए कहती है कि ये जगह सच में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है और क्या तुम यहाँ से स्टार्स को देखते हो। तो रियाटो हाँ कहता है और फिर रियाटो इस ऑब्जर्वेटरी के बारे में बताने लगता है कि ये ऑब्जर्वेटरी बहुत ही ज्यादा पुराना है, इसीलिए ज्यादा किसी को इस ऑब्जर्वेटरी के बारे में पता नहीं है और इस एस्ट्रोनॉमी क्लब का मैं अकेला एक मेंबर हूँ और अगर इस एस्ट्रोनॉमी क्लब में लास्ट ईयर तक एक भी मेंबर नहीं आता है तो ये एस्ट्रोनॉमी क्लब बंद हो जाएगा। रियाटो ये सारी बातें कुरुहा को बता रही होती है, लेकिन कुरुहा बस रियाटो को ही देखी जा रही होती है। इस वजह से रियाटो थोड़ा सा शर्मा जाता है और अपनी आंखें नीचे कर लेता है और फिर रियाटो कुरुहा से माफी मांगता है क्योंकि उसने कुरुहा को क्लासरूम में थोड़ा सा उल्टा सीधा बोल दिया था इसीलिए। और फिर रियाटो कुरुहा से कहता है तुम बिल्कुल मेरे बचपन की दोस्त कुरुहा की तरह दिखती हो। तो रियाटो की बात सुनने के बाद कुरुहा कहती है क्या तुम्हारी बचपन की दोस्त। तो रियाटो हाँ कहता है
और कहता है कि वो थोड़ी सी अजीब सी थी, वो एलियन जैसी चीज पे यकीन रखती थी। उसका मानना था कि इस दुनिया में एलियन जैसी चीज होती है। मेरी ये गलती की वजह से उसकी मौत हो गई है, इसलिए मैं उसके बताए हुए जगह पे एलियंस को ढूंढता हूँ और मैं हर रोज इस जगह पे टेलीस्कोप से स्टार्स को देखने के लिए आता हूँ। रियाटो की सारी बातें सुनने के बाद रियाटो की सारी बातें सुनने के बाद कुरुहा रियाटो से कहती है, मैं तुमसे एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे बचपन की दोस्त नहीं हूँ और मैं तुम्हें नहीं जानती, हम बस अभी अभी मिले हैं। तो कुरुहा की बात सुनने के बाद रियाटो कुरुहा से कहता है कि मुझे पता है, लेकिन तुम यहाँ पे किस लिए आई हो? तो रियाटो की बात सुनने के बाद कुरुहा रियाटो से कहती है, मैं बस तुम्हें एक बात बताने के लिए आई हूँ। आज तुम्हारे स्कूल में 2 स्टूडेंट की मौत होने वाली है। उनमें से एक वो पूल वाली लड़की थी जिसे बचा लिया गया है और दूसरे नंबर पे तुम हो। तो ये सारी बात सुनने के बाद रियाटो कुरुहा से कहता है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? तो कुरुहा कहती है कि तुम आज लास्ट 8 बजे की बस को मिस मत करना, अगर तुमने उस बस को मिस कर दिया तो तुम्हारी मौत हो सकती है। तो कुरुहा की बात सुनने के बाद रियाटो कुरुहा से कहता है, आखिर मैं तुम्हारी बात को यकीन क्यों करूं? तो कुरुहा कुछ देर के लिए रियाटो को घूरने लगती है, जिसके बाद रियाटो मान जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं लास्ट बस को मिस नहीं करूंगा। ये कह के कुरुहा वहाँ से जाने लगती है और जाते समय कुरुहा को एक कॉल आता है। तो कुरुहा अपनी एक कोड नेम CQ कह के उस कॉल को रिसीव करती है और कहती है कि ये मैं हूँ। तो फोन कॉल वाली लड़की कुरुहा को कहती है कि थोड़ा सा फ्यूचर चेंज हो गया है, जो कि बहुत ही ज्यादा बुरा है। थोड़ी देर बाद ही वेदर थोड़ा सा खराब होने वाला है। और फिर वो लड़की कुरुहा से कहती है, अगर वो लड़का बस में जाता है तो वो लड़का बच जाएगा, उसकी मौत नहीं होगी। और फिर कुरुहा उस कॉल को कट करने के बाद रियाटो से कहती है, तुम आज इसी ऑब्जर्वेटरी में रह जाओ, क्योंकि कुछ देर बाद वेदर बिल्कुल खराब होने वाला है, जिस वजह से तुम यहाँ से नहीं जा पाओगे। ये कह के कुरुहा वहाँ से जाने लगती है और जाते जाते भी रियाटो को कुरुहा कहती है कि कुछ भी हो जाए पर तुम आज इस ऑब्जर्वेटरी से बाहर मत निकलना। और ये बात कुरुहा को कहते समय रियाटो को बिल्कुल कुरुहा अपने बचपन की दोस्त कुर्नेको की तरह दिखने में लगती है। और फिर कुरुहा वहाँ से चली जाती है। कुरुहा के जाने के बाद रियाटो सोच में पड़ जाता है और अपने मन में कहता है कि क्या इस लड़की की बताई हुई बात सारी सच है? अगर मैं उस बस से जाता हूँ तो मैं बच जाऊंगा, और अगर मैं उस बस को मिस करता हूँ तो ये मेरे जीने और मरने का सवाल है। और फिर रियाटो कहता है, मैं समझ गया। रियाटो कहता है कि उस लड़की ने अभी अभी कहा था कि मौसम थोड़ा सा खराब होने वाला है, जिसके बाद बारिश हुई। लेकिन रियाटो जब आसमान में देखता है तो रियाटो कहता है कि आसमान बिल्कुल साफ है, लेकिन उसी वक्त बारिश होना शुरू हो जाता है, जिसे देख के रियाटो बिल्कुल हैरान हो जाता है। और फिर सीन चेंज होता है, हमें कुरुहा को दिखाया जाता है, जो कि जाते हुए अपने मन में कहती है, मैंने फिर से किसी को बचा लिया। और फिर हमें कुरुहा के एक फ्लैशबैक को दिखाया जाता है, जहाँ पे एक बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हुआ होता है और उसी एक्सीडेंट वाली जगह पे एक औरत फंसी हुई होती है, जिसे कुरुहा बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे नहीं निकल पाती। तो वो औरत कुरुहा को एक पैकेट देके कहती है कि मैंने बहुत कोशिश किया, लेकिन मैं इसे नहीं बना पाई, तो अब तुम इसे लो और यहाँ से भाग जाओ। और फिर वो औरत कुरुहा से कहती है कि तुम जिंदगी में सब कुछ भूल जाना, पर इसे कभी मत भूलना। तुम अकेले वो इंसान हो जो कि इस दुनिया को पूरी रुइंस से बचा सकता है। ये कह के वो औरत अपने वहीं पे दम तोड़ देता है, जिसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है और हमें कुरुहा बताती है कि उसने अपनी जिंदगी में एक बहुत ही करीबी इंसान को खोया है, लेकिन वो किसी दूसरे के साथ ऐसा हो कुरुहा नहीं चाहती। उस दिन के बाद से कुरुहा ने ठान लिया था कि वो किसी भी इंसान को मरने नहीं देगी। और फिर से कुरुहा को एक कॉल आता है, जो कि उसी लड़की ने किया होता है जिसने कि पिछली बार कुरुहा को कॉल किया होता है। और वो लड़की कॉल में ऐसा कुछ बताती है जो सुनकर कुरुहा बिल्कुल घबरा जाती है और कहती कि ऐसा नहीं हो सकता। और फिर सीन चेंज होता है, हमें रियाटो को दिखाया जाता है, जो कि जानबूझ के उस बस को मिस किया होता है, क्योंकि उसे कुरुहा की बात के ऊपर कोई भी यकीन नहीं होता। रियाटो पैदल ही जाने लगता है और उसी समय अचानक ऊपर से जमीन खिसक जाती है, जो कि सीधा के रियाटो के ऊपर गिरता है और रियाटो एक दीवार के ऊपर फंस जाता है। और वहाँ से रियाटो बहुत देर बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन बाहर नहीं निकल पाता। और उसी समय एक बहुत ही बड़ा चट्टान रियाटो के ऊपर गिरने ही वाला होता है और उस चट्टान को गिरते देख रियाटो को कुरोनेको की बात याद आती है और उसे पता चलता है कि कुरोनेको की बात सही थी। और फिर वो चट्टान रियाटो के ऊपर गिरने ही वाला होता है कि तभी कुरुहा उस जगह पे आ जाती है और उस चट्टान को पकड़ के 2 हिस्सों में काट देती है। जिसके बाद कुरुहा रियाटो के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि मेरे मना करने के बावजूद भी तुम उस ऑब्जर्वेटरी से बाहर आ गए। लेकिन रियाटो कुरुहा को देख के बिल्कुल शॉक हो जाता है और अपने मन में कहता है कि इस लड़की ने अपने हाथों से उतने बड़े चट्टान को कैसे तोड़ दिया। और फिर से कुरुहा रियाटो को कहती है कि तुमने देखा तो कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता था, तुम्हारी मौत होने वाली थी, इसलिए मैंने तुमसे मना किया था कि तुम आज उसी ऑब्जर्वेटरी में रह जाओ, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी और तुम फिर से बाहर निकल गए और ये सब तुम्हारे सेकंड डिसीजन लेने की वजह से हुआ है। तो कुरुहा की बात सुनने के बाद रियाटो कुरुहा से कहता है कि अब मुझे पता चला कि तुम उस समय किस बारे में बात कर रहे थे। अगर मैं इस बस को पकड़ता तो बहुत सारे लोगों की जान जा सकती थी, तो इसीलिए तुमने मुझे उस ऑब्जर्वेटरी में रहने के लिए कहा था। तो रियाटो की बात सुनने के बाद कुरुहा रियाटो से कहती है कि आखिर तुम आए क्यों थे। लेकिन रियाटो कुरुहा की बात की कोई भी जवाब नहीं देता और कुरुहा से सवाल करता है कि आखिर तुम कौन हो और क्या चीज हो। तो कुरुहा कहती है कि मैं एक विच हूँ। कुरुहा की विच वाली बात सुन के रियाटो कुरुहा से कहता है कि मुझे बेवकूफ मत बनाओ। तो कुरुहा रियाटो से कहता है कि तुम मेरी बात के ऊपर यकीन नहीं करते हो, लेकिन तुम फिर भी एलियन के ऊपर कैसे यकीन कर सकते हो। तो कुरुहा की बात सुनने के बाद रियाटो कुरुहा से कहता है कि क्योंकि एलियन साइंस की बताई गई एक जीव है और मैजिक जैसी चीज साइंस में नहीं आती, लेकिन तुम तो कह रहे हो कि तुम एक विच हो, और क्या तुम साबित कर सकते हो कि क्या तुम एक विच हो। और फिर रियाटो कुरुहा से पूछता है कि अगर तुम एक विच हो तो तुम अपनी सारी पावर्स को कहाँ पे रखते हो।
तो रियाटो की बात सुनने के बाद कुरुहा अपने पीछे घूम जाती है। रियाटो को अपने गर्दन के पीछे की एक चीज दिखाते हुए कहती है कि सर्जरी और ड्रग्स, जिसे देख के रियाटो का मुंह बिल्कुल खुला का खुला रह जाता है और रियाटो कुछ भी बोल नहीं पाता। और रियाटो अपने मन में कहता है कि ये तो कोई मैजिक नहीं है। फिर से कुरुहा रियाटो से कहता है कि मुझे जिन लोगों ने बनाया है वो लोग मेरे पावर्स का गलत इस्तेमाल करने चाहते थे, लेकिन मैं जैसे तैसे उस रिसर्च लैब से बाहर भाग के आ गई और मैं नहीं चाहती कि किसी को भी पता चले कि मैं एक विच हूँ, इसलिए आज के बाद से तुम मुझसे कभी दोबारा नहीं मिलना। तो कुरुहा की सारी बातें सुन के रियाटो का दिल बिल्कुल टूट जाता है और रियाटो थोड़ा सा उदास हो जाता है और अपने मन में कहता है कि उसके दिल को एक पल के लिए लगा था कि कुरुहा ही कुरुनेको है, लेकिन अब कुरुहा की बात सुनने के बाद उसे लगता है कि कुरुहा कुरुनेको नहीं हो सकती है। लेकिन तभी उसे कुरुनेको की बर्थमार्क के बारे में याद आता है और रियाटो अपने मन में कहता है कि अभी भी एक चांस है कि कुरुहा ही कुरुनेको हो सकती है। काश वो अगर उसका बर्थमार्क को चेक कर पाता। और यही पे इस एपिसोड का एंड होता है। तो एपिसोड 2 की शुरुआत होती है रियाटो के दूसरे दिन से, जहाँ पे रियाटो नींद से उठने के बाद अपना ब्रेकफास्ट बनाने लगता है और उसी के साथ साथ रियाटो कुरुनेको के बारे में भी सोच रहा होता है कि सच में कुरुहा के हाथ के नीचे बर्थमार्क है भी या नहीं, और सच में वो एक अलग टाइप की लड़की है। लेकिन फिर भी मैं उसके बारे में पता लगाने की कोशिश करूंगा क्योंकि वो मेरे ही क्लास की लड़की है। और फिर सीन चेंज होता है, हमें रियाटो के स्कूल के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे रियाटो जब कुरुहा के सीट की तरफ देखता है तो वो देखता है कि कुरुहा आज स्कूल नहीं आई हुई होती है। जिसके कुछ देर बाद जब रियाटो का क्लास खत्म हो जाता है तो रियाटो का टीचर रियाटो से कहता है कि आज कुरुहा नहीं आई है, तो क्या तुम एक काम कर सकते हो, क्या तुम इस गाइड बुक को कुरुहा को जाके दे सकते हो, क्योंकि उसका घर तुम्हारे एब्जॉर्बरी में जाने के रास्ते के बीच में ही पड़ता है, तो तुम जाने के समय उसे दे देना। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें रियाटो को दिखाया जाता है। असल में रियाटो का क्लास खत्म हो चुका होता है और रियाटो कुरुहा को गाइड बुक देने के लिए जा रहा होता है। रियाटो जब सर के बताए हुए लोकेशन को देखता है तो रियाटो अपने मन में कहता है कि आखिर इतनी बंजर सी जगह में कौन कैसे रह सकता है। और उसी समय रियाटो के सामने से कुछ आर्मी ट्रक्स जाते हैं, जिसे देखने के बाद रियाटो कहता है कि आखिर इस जगह पे ये सारी ट्रक्स क्या कर रही है, क्या यहाँ पे कुछ हुआ है। और फिर हमें उस ट्रक में से एक ट्रक का अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे 2 लड़कियों को बांधा हुआ होता है। उन्हीं में से एक लड़की के गर्दन के पीछे का हमें सीन दिखाता है, जिसके पीछे कुरुहा की तरह बिल्कुल एक हार्नेस लगा हुआ होता है, जिसे देख के पता चलता है कि वो लड़की भी एक विच है और उसे बांध के किसी जगह पे ले जा रहा हुआ होता है। जिसके बाद फिर से सीन चेंज होता है, हमें रियाटो को दिखाया जाता है, जो कि बहुत दूर जाने के बाद एक ब्रिज के ऊपर से जब नीचे की तरफ देखता है तो रियाटो को एक पुराना सा विलेज दिखता है, जो कि देखने से बहुत ही ज्यादा पुराना लग रहा था। और उस विलेज को देखने से ऐसा लग रहा था कि उस विलेज में बहुत सालों से कोई भी नहीं रह रहा है। और तभी रियाटो को याद आता है कि ये जगह छुपने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है और रियाटो को लगता है कि कुरुनेको हो ना हो इसी जगह पे हो सकती है। इसीलिए रियाटो गेट पार करके उस विलेज के अंदर चला जाता है। उस विलेज के अंदर जाने के बाद रियाटो को एक लड़की के गाने की आवाज सुनाई देता है, जिस आवाज को फॉलो करते हुए रियाटो उस लड़की के पास पहुंच जाता है। और वो लड़की और कोई नहीं बल्कि कुरुहा होती है, जो कि बिल्कुल बच्चों की तरह गाना गा रही होती है। जिसके बाद रियाटो कुरुहा को पीछे से बुलाता है तो रियाटो की आवाज सुनने के बाद कुरुहा थोड़ी सी घबरा जाती है और शर्मा जाती है। जिसके बाद रियाटो कुरुहा को कहता है कि तुम बिल्कुल पंछियों की तरह गा रही थी। तो रियाटो की बात सुनने के बाद कुरुहा रियाटो से कहता है कि तुम अपना मुंह बंद करो और आखिर तुम इस जगह पे कर क्या रहे हो। तो कुरुहा की बात सुनने के बाद रियाटो सर का दिया हुआ ट्रांसफर फॉर्म और उस गाइड बुक कुरुहा को देते हुए कहती है कि सर ने कहा है कि तुम इस ट्रांसफर फॉर्म को कल तक फिल करके दे दो। तो रियाटो की बात सुनने के बाद कुरुहा रियाटो से कहता है कि मुझे इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, असल में तुम और वो लड़के उस दिन मरने वाले थे, जिस वजह से मैं तुम्हारे स्कूल में गई थी, तो अब मेरा काम खत्म हो चुका है, तो इसीलिए मुझे अब इस चीज की कोई भी जरूरत नहीं है। तो कुरुहा की बात सुनने के बाद रियाटो कुरुहा से कहता है कि इसका मतलब इस रीजन की वजह से तुम ट्रांसफर हुए थे। तो फिर से कुरुहा कहती है कि मुझे नहीं लगता कि मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह हाई स्कूल कर पाऊंगा। ये सच है कि मेरा हमेशा से स्कूल जाने का मन था और 10 सालों से मैं उस लैब में थी और मेरे ऊपर बहुत तरीके का एक्सपेरिमेंट किया गया था, जिस वजह से मुझे कभी स्टडी करने का मौका ही नहीं मिला। तो कुरुहा की बात सुनने के बाद रियाटो कुरुहा से कहता है कि इस रीजन की वजह से क्या तुम स्कूल नहीं आना चाहती, तो तुम फिर से क्यों ना कल से स्कूल आओ और अपनी जिंदगी का फिर से एक नई शुरुआत करो। तो रियाटो की बात सुनने के बाद कुरुहा रियाटो से कहती है कि तुम अपने मुंह बंद रखो और तुम यहाँ से चले जाओ और मुझे कुछ देर अकेला छोड़ दो, क्योंकि तुमने मुझे पहले भी बहुत ही ज्यादा परेशान किया है, इसलिए तुम अब मुझे अकेला छोड़ दो। तो कुरुहा की बात सुनने के बाद रियाटो थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाता है और फिर रियाटो धीमी आवाज में कुरुहा से कहता है आखिर तुमने मुझे क्यों बचाया। तो रियाटो की बात सुनने के बाद कुरुहा रियाटो से कहता है कि क्योंकि मैं किसी को मरते हुए नहीं देख सकती और मुझे लगता है कि मैं उन्हें बचा सकता हूँ। और फिर रियाटो कुरुहा से कहता है कि तुम जिस लैब से भागी हो वो लोग तुम्हें मारना चाहते हैं, है ना, और मैं नहीं चाहता कि दूसरी बार भी तुम्हारे साथ ऐसा हादसा हो। इसके अलावा मुझे विश्वास नहीं है कि तुम सर्वाइव कर पाओगी। तो रियाटो की बात सुनने के बाद कुरुहा थोड़ी सी शर्मा जाती है और फिर पीछे घूम के रियाटो से कहती है कि तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और उसी समय पीछे से एक अजीब सी वॉइस पीछे से हेल्प मांगती है, जिस आवाज को सुनने के बाद रियाटो कुरुहा से कहता है कि मुझे लगता है कि कोई मदद मांग रहा है। तो रियाटो की बात सुनने के बाद कुरुहा रियाटो से कहती है कि यहाँ पे कोई भी आवाज
आवाज नहीं आ रही है, इसलिए तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ। लेकिन रियाटो कुरुआ की बात नहीं मानता और सीधा उस घर में जाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी कुरुआ रियाटो के सामने एक अटैक कर देती है, जिस वजह से वहाँ की जमीन फट जाती है। लेकिन कुरुआ रियाटो को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, बस रियाटो से कहती है कि बस तुम यहाँ से चले जाओ। जिसके बाद रियाटो वहाँ से चला जाता है। लेकिन रियाटो थोड़ी दूर जाने के बाद रुक जाता है और रियाटो देखता है कि सर का दिया हुआ गाइड बुक उसके हाथ में ही रह गया था, जो कि वो कुरुनेको को नहीं दे पाई थी। इसीलिए रियाटो उसे जल्दी से कुरुआ को देने के लिए जाने लगता है। और रियाटो जाने के समय कुरुआ के बारे में सोच रहा था और फिर रियाटो अपने मन में कहता है कि पता नहीं मुझे क्या हुआ है, कुरुआ ने मुझसे मिलने के लिए मना कर दिया था, लेकिन मैं फिर भी उसकी मदद करना चाहता हूँ क्योंकि वो बिल्कुल मेरी बचपन की दोस्त कुरुनेको की तरह दिखती है। तो ये सारी बातें सोचते सोचते रियाटो कुरुआ के घर के सामने पहुंच जाता है। फिर रियाटो धीरे धीरे करके उस घर के अंदर जाने लगता है। तभी एक रूम से कुरुआ की बातें करने की आवाज आती है रियाटो को। तो रियाटो उस आवाज को सुनने लगता है जहाँ पे कुरुआ किसी के साथ बातें कर रही होती है, जिसे देखने के बाद रियाटो थोड़ा सा हैरान हो जाता है क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि इस जगह पे कोई दूसरा भी हो सकता है। और फिर कुरुआ वहाँ से कुछ देर के लिए जली जाती है। तो मौका देख के रियाटो भी उस रूम के अंदर चला जाता है। तो रियाटो जब उस रूम के अंदर जाता है तो रियाटो देखता है कि वहाँ पे एक लड़की लेटी हुई होती है, जो कि बिल्कुल हिल भी नहीं रही होती है, जिसे देखने के बाद रियाटो बिल्कुल हैरान हो जाता है और कहता है कि आखिर इस लड़की के साथ क्या हुआ है, आखिर ये हिल क्यों नहीं रही है, क्या ये मर चुकी है। और फिर रियाटो उस लड़की को जब टच करने वाला होता है तभी रियाटो के पीछे कुरुआ चली आती है और कुरुआ रियाटो से कहती है कि कान्हा जिंदा है। असल में कान्हा उस लड़की का नाम होता है। और फिर कुरुआ कान्हा के बारे में बताने लगती है रियाटो को कि कान्हा भी कुरुआ की तरह एक विच है और उसके पास भी पावर्स है और कान्हा फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकती है। लेकिन कान्हा जब लैब में थी तो तब लैब में उसके ऊपर बहुत तरीके के एक्सपेरिमेंट किया गया था, जिस वजह से कान्हा पैरालाइज हो चुकी है। लेकिन कान्हा अपनी पावर के साथ उससे बातें कर सकता है। और फिर कुरुआ एक कीबोर्ड पकड़ के सीधा कान्हा के पास ले जाती है और उसके हाथ के सामने रख देती है। तो कान्हा उस कीबोर्ड को टाइप करते हुए कुरुआ से कहता है कि आखिर इस ठरकी लड़के की हिम्मत कैसे हुई कि ये मेरे रूम में बिना परमिशन के आ गया और ये अभी अपने गंदे हाथों से मुझे टच करने वाला था। तो कुरुआ कान्हा से माफी मांगता है, लेकिन कान्हा को देख के रियाटो थोड़ा सा शॉक हो जाता है। और फिर कान्हा कुरुआ से कहती है कि कुरुआ एक बहुत ही बड़ी मुश्किल हो चुकी है, जो कि मैं तुम्हें बहुत ही पहले बताना चाहता था, लेकिन मैंने तुम्हें नहीं बता पाई। और फिर कान्हा कहती है कि कानाडे को पकड़ लिया गया है और उसे पकड़ के लैब के अंदर लिए जा रहा है। तो कान्हा की बात सुनने के बाद कुरुआ थोड़ी सी उदास हो जाती है, बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाती है। और फिर कुरुआ कहती है कि ठीक है, मैं कानाडे को जाके बचा के आता हूँ। लेकिन कान्हा कुरुआ को रोक देती है और कहती है कि हम अब कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उसे लेके बहुत पहले लैब के अंदर चला गया है। और फिर सीन चेंज होता है, हमें उसी ट्रक को दिखाया जाता है जिसके अंदर कानाडे थी। कानाडे अपने दोस्त माकी को बहुत ही देर से बुला रही थी, लेकिन माकी नहीं उठ रही थी। और फिर ये कुरुआ से पूछता है कि आखिर कानाडे कौन है। तो कान्हा कानाडे के बारे में बताने लगती है कि वो भी एक हमारी जैसी विच है और वो हमारे साथ ही लैब से भागी थी, लेकिन अब फिर से उसे लैब में पकड़ के ले जाया जा रहा है। और फिर रियाटो कुरुआ को थोड़ी सी दिलासा देने की कोशिश करता है, लेकिन कुरुआ रियाटो को वहाँ से चले जाने के लिए कहती है। तो रियाटो वहाँ से चला जाता है और फिर से हमें कुरुआ को दिखाया जाता है जो कि रो रही होती है। तो कान्हा कुरुआ को रोते हुए देख के कहती है कि अब रोने से कोई भी फायदा नहीं होने वाला है, जो होना था वो हो गया है, इसीलिए अब तुम इस बात को भुला दो। और फिर कान्हा कुरुआ से फिर से कहती है कि तुम कल से फिर से स्कूल जाना शुरू कर दो और अपने नए दोस्तों के साथ मजे करो। तो कान्हा की बात सुनने के बाद कुरुआ कान्हा से पूछती है कि आखिर तुम ये सब कैसी बातें कर रहे हो। तो कान्हा कुरुआ से कहती है कि ये जिंदगी ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकती, इसलिए अब तुम्हें अपने इस समय को मजे से गुजारना चाहिए। तो कान्हा की बात सुनने के बाद कुरुआ कान्हा से कहती है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। तो कान्हा कुरुआ से कहती है कि तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं अभी नहीं मरने वाली हूँ, इसलिए तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर सीन चेंज होता है, हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें कुरुआ को दिखाया जाता है जो कि स्कूल में होती है। असल में कान्हा की बात सुनने के बाद कुरुआ दूसरे दिन से स्कूल आना शुरू कर देती है। तो कुरुआ अपने क्लासरूम में होती है, रियाटो को दिखाया जाता है और जो कि कुरुआ की तरफ देख रहा होता है और कुरुआ को देखने के बाद अपने मन में सोच रहा होता है कि अचानक कुरुआ स्कूल में कैसे आ गई। और फिर से हमें क्लास टीचर की तरफ दिखाया जाता है जो कि कुरुआ को सबके सामने बुक रीड करने के लिए कहती है। तो टीचर की बात सुनने के बाद कुरुआ थोड़ी सी नर्वस हो जाती है और खड़ी होकर बुक रीड करने लगती है। लेकिन कुरुआ जब बुक को रीड करने लगती है तो बिल्कुल भी ढंग से बुक नहीं रीड कर पाती और वो बिल्कुल बच्चों की तरह बुक रीड करने लगती है। और कुरुआ को बच्चों की तरह बुक रीड करते देख रियाटो को बहुत ही अजीब लगता है क्योंकि सब लोग कुरुआ को ही देख रहे थे। इस वजह से रियाटो कुरुआ को डॉक्टर दिखाने के बहाने टीचर को कह के बाहर ले जाती है। तो बाहर आते ही रियाटो कुरुआ से कहते हैं कि मुझे पता नहीं है कि तुम हमारे स्कूल को किस तरीके से मैनेज कर पाओगी क्योंकि तुम्हें तो बिल्कुल ढंग से पढ़ना भी नहीं आता कि। तो रियाटो कुरुआ के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम बिल्कुल बच्चों की तरह बुक रीड कर रही थी। जिसके बाद रियाटो की इतनी सारी बातें सुनने के बाद कुरुआ थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है। उसके बाद रियाटो बात बदल के कहता है कि क्या तुमने अपना ट्रांसफर फॉर्म को फिल कर लिया है। तो कुरुआ कहती कि हाँ मैंने फिल कर लिया है। जिसके बाद रियाटो फिर से कहता है कि इसका मतलब तुम हमारे साथ इस समर में ओशन को देखने जाओगी। तो कुरुआ कहती है कि मुझे पता नहीं है कि मैं जा पाऊंगी भी या नहीं। तो रियाटो कुरुआ से पूछता है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। जिसके बाद कुरुआ कहती है कि क्योंकि मेरा जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है इसलिए। तो रियाटो थोड़ा सा सैड हो जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हें उस दिन मेरे बचपन के उस दोस्त के बारे में बताया था। असल में उसे ओशन बहुत ही ज्यादा पसंद था और वो हमेशा एक्साइटेड रहती थी कि वो कब ओशन को देखेगी। लेकिन मैंने उसे ओशन दिखाने नहीं ले जा पाया, जिस वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो।
तो रियाटो की बात सुनने के बाद कुरुआ थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाती है और कुछ अपने मन में सोचने लगती है। जिसके बाद कुरुआ को एक कॉल आता है, तो कुरुआ अपने कोड नेम CQ कह के उस कॉल को रिसीव करती है और वो कॉल और किसी ने नहीं बल्कि काना ने किया होता है, क्योंकि उसे एक फोरकास्ट आया हुआ होता है जिसमें कि एक साइकिल वाली औरत की मौत होने वाली थी। औरत जो कि साइकिल पे होगी और उसका ड्रेस का कलर रेड कलर का होगा, उस औरत की मौत होने वाली है, वो भी कार एक्सीडेंट में। और फिर कुरुआ और रियाटो भागते भागते स्कूल गेट से बाहर निकलने वाले थे कि तभी कुरुआ के सामने अचानक एक साइकिल आ जाता है और वो साइकिल अचानक ब्रेक लगा देती है। जिसके बाद वो साइकिल वाली औरत कुरुआ को बहुत ही ज्यादा डांटी, वो देख के नहीं चल सकती। तो कुरुआ उस औरत से माफी मांगता है और फिर से उस औरत को बचाने के लिए उस शॉप के पास चला जाता है जिसकी लोकेशन कान्हा ने कुरुआ को बताया था। लेकिन रियाटो और कुरुआ के पहुंचते पहुंचते बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि तब तक एक्सीडेंट हो चुका था। तो जो देखने के बाद कुरुआ को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है कि वो टाइम पे नहीं आ पाई, जिस वजह से वो अपने आप को दोषी मानता है। लेकिन तभी रियाटो को साइड से कुछ लोगों की बातें करने की आवाज आती है। कह रहे थे कि वो इंसान बहुत ही ज्यादा लकी है, इस कार एक्सीडेंट में किसी की भी मौत नहीं हुई। तो रियाटो उन दोनों लोगों से पूछता है कि तुम्हारे लकी कहने का मतलब क्या है। तो वो लोग रियाटो को कहते हैं कि क्योंकि इस एक्सीडेंट में किसी की भी जान नहीं गई, इसीलिए हम उसे लकी कह रहे हैं। जो सुनने के बाद रियाटो कुरुआ से कहता है कि इसका मतलब क्या कान्हा का प्रेडिक्शन गलत निकल गया, क्योंकि किसी की भी मौत नहीं हुई। तो रियाटो की बात सुनने के बाद कुरुआ कहती है कि आगे तुम्हारा कहने का क्या मतलब है। जिसके बाद रियाटो की नजर उसी औरत पे जाती है जिसके साथ कुरुआ का एक्सीडेंट होने वाला था पहले स्कूल गेट से निकलने के समय। जिसे देखने के बाद रियाटो बिल्कुल समझ जाता है कि इसी औरत की एक्सीडेंट में मौत होने वाली थी। जो सोचने के बाद रियाटो थोड़ा सा हंसने लगता है कि वो कुरुआ के बताता है कि क्या तुम्हें वो औरत याद है जिस औरत के साथ तुम्हारी एक्सीडेंट होने वाली थी स्कूल गेट से बाहर निकलने के समय। असल में उसी औरत की मौत होने वाली थी, वो भी 15 मिनट के अंदर, लेकिन तुम्हारे बीच में आ जाने की वजह से वहाँ पे उनका 2 मिनट वेस्ट हो गया, जिस वजह से शायद वो औरत बच गई। जो सुनने के बाद कुरुआ रियाटो से कहती है कि मुझे इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं है, लेकिन मैं फिर भी खुश हूँ कि उस औरत को कुछ भी नहीं हुआ है। जो सुनने के बाद रियाटो भी खुश हो जाता है। और फिर सीन चेंज होता है, हमें एक लैब के अंदर का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर वही कानाडे नाम की लड़की होती है जिससे कि बंधा हुआ होता है और उसके सामने कुछ डॉक्टर के ड्रेस में लोग होते हैं और उन लोगों के साइड में एक आदमी होता है जिससे कि कानाडे पूछती है कि आखिर मेरी दोस्त माँ की कहाँ है, वो तो एक ह्यूमन है इसलिए तुम उसे जाने दो। लेकिन वो आदमी कानाडे को कहती है कि लेकिन तुम्हारे माँ की नाम के दोस्त को तुम्हारे पावर्स के बारे में पता चल चुका है, इसलिए हम उसे अब जिंदा नहीं छोड़ सकते हैं। जिसके बाद वो आदमी कानाडे से पूछती है कि आखिर बाकी सारी विचेस कहाँ है। तो कानाडे कहती है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। जो सुनने के बाद वो आदमी उन डॉक्टर के ड्रेस पहने वाले लोगों से कहता है कि इसे जल्दी से इसका इजेक्ट बटन को ऑन कर दो। जो सुनने के बाद कानाडे बहुत ही ज्यादा डर जाती है और कहती है कि प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, दूसरी बार यहाँ से भागने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करूंगा। लेकिन वो लोग कानाडे की बात बिल्कुल भी नहीं मानते और उसके गर्दन के साइड में हार्नेस के साइड के इजेक्ट बटन को प्रेस कर देता है, जिस वजह से कानाडे की बॉडी पूरी तरीके से मेल्ट हो जाती है। और फिर हमें उस आदमी का चेहरा दिखाया जाता है जो कि कहता है कि जल्दी से जल्दी तुम लोग मेरे सामने बाकी विचेस को भी लेके आओ। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें कुरुआ के घर के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कान्हा कीबोर्ड से टाइप करते हुए बार बार कुरुआ से कह रही थी कि उसे बहुत ही जोर से भूख लगी है, इसीलिए जल्दी से उसे कुछ खाने को दे। तो कान्हा की बात सुनने के बाद कुरुआ कान्हा से कहती है कि तुम्हें अकेले भूख नहीं लगी बल्कि मुझे भी बहुत ही जोर से भूख लगी है, इसलिए कुरुआ कहती है कि तुम कुछ देर रुको, मैं माउंटेन से कुछ हर्ब्स लेके आती हूँ। जो सुनने के बाद कान्हा कुरुआ से कहती है कि मुझे वो हर्ब्स नहीं खाना है। तो कान्हा की बात सुनने के बाद कुरुआ कान्हा से कहती है कि तुम अपने नखरे दिखाना बंद करो। उसी समय रियाटो कुरुआ के घर पे चला आता है और रियाटो के हाथ में कुछ पेस्ट्रीज थी जिसकी स्मेल कुरुआ को आती है। जिस स्मेल को सुनने के बाद कुरुआ रियाटो से सवाल करती है कि ये किस चीज की स्मेल है। तो रियाटो बताता है कि मैं कुछ पेस्ट्रीज दुकान से खरीद के ले आया हूँ। जो सुनने के बाद कान्हा और कुरुआ बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और फिर रियाटो से कहते हैं कि क्या इसमें से थोड़ा सा पेस्ट्री हमें तुम दे सकते हो। तो रियाटो कुरुआ को पेस्ट्री का पैकेट दे देता है। तो कुरुआ सबसे पहले जाके कान्हा को पेस्ट्री खिलाने लगती है। जिसके बाद रियाटो कुरुआ से सवाल पूछता है कि आखिर तुम किस चीज में खाना बनाती हो। तो कुरुआ कहती है कि मैं लकड़ी का यूज करके खाना बनाती हूँ। जिसके कुछ देर बाद उन दोनों का खाना हो जाता है और फिर बाकी का बचा हुआ केक कुरुआ रियाटो को देने ही वाला होता है कि तभी रियाटो कुरुआ से कहता है कि वो आधा केक का हिस्सा तुम अपने पास ही रख लो। जो सुनने के बाद कुरुआ के आंखों से आंसू आने लगते हैं। तो रियाटो कुरुआ से जोर से चिल्ला के पूछता है कि आखिर तुम रो क्यों रही हो, आखिर इसमें रोने वाली क्या बात है। कान्हा भी रियाटो से पूछता है कि क्या तुम हमसे मजाक तो नहीं कर रहे हो, क्या तुम हमें सच में ये केक दे रहे हो। तो रियाटो कहते हैं हाँ मैं ये तुम्हें दे रहा हूँ। और फिर कान्हा और कुरुआ दोनों एक आपस में बातें करने लगते हैं, जबकि रियाटो कुरुआ की तरफ देख के सोच रहा होता है कि आखिर ये किस तरीके की फीलिंग है। मुझे लग रहा है कि मैं इसी जगह पे पूरी जिंदगी के लिए रह जाऊँ, इसलिए क्योंकि कुरुआ बिल्कुल कुरुनेको की तरह लग रही है मुझे। ये सोचते सोचते रियाटो भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रियाटो घर जाने के लिए कुरुआ के घर से बाहर आ गया था और कुरुआ भी उसके पीछे बाहर आ गई थी। उसके बाद रियाटो कुरुआ को बाइक के वहाँ से जाने ही वाला था कि तभी कुरुआ उसे रोक देती है और रियाटो को कहती है कि तुमने मेरी जितनी भी मदद किया है उसके लिए शुक्रिया। तो कुरुआ की बात सुनने के बाद रियाटो कुरुआ से कहता है कि इस वजह से तुम्हें शुक्रिया कहने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं जब यहाँ पे दूसरी बार आऊंगा तो फिर से मैं तुम लोगों के लिए कुछ लेके आऊंगा। और फिर कुरुआ रियाटो से कहती है कि मैं तुम लोगों के साथ तुम्हारी समर ट्रिप में जाऊंगा, लेकिन इस वजह से नहीं कि तुमने मेरी इतनी मदद किया, बल्कि इस वजह से क्योंकि मुझे ओशन को
देखना है। तो कुरुआ की बात सुनने के बाद रियाटो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन उसी समय कुरुआ के नाक से ब्लड गिरने लगता है, जो देख के रियाटो कुरुआ से पूछता है कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है, आखिर तुम्हारे नाक से ब्लड क्यों गिर रहा है। लेकिन कुरुआ इस बारे में रियाटो को कुछ भी नहीं बताती, जिसके बाद हमें उसके दूसरे ही दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे रियाटो कुरुआ के बेंच की तरफ देखते हुए कहता है कि इस हादसे के दूसरे ही दिन वो स्कूल नहीं आई। जिसके बाद यहीं पे इस एपिसोड का एंड होता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में हमें कुरुआ के घर के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कुरुआ बेहोश पड़ी हुई होती है और उसके बॉडी से बहुत ही ज्यादा खून भी निकल रहा होता है और काना कुरुआ को बहुत ही देर से बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन काना कुरुआ को बहुत देर बुलाने के बाद भी कुरुआ नहीं उठती, जिस वजह से काना भी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हमें रियाटो को दिखाया जाता है, जो कि आज कुरुआ के स्कूल ना आने की वजह से बहुत ही ज्यादा टेंशन में होता है और रियाटो अपने स्कूल खत्म होने के बाद कुरुआ से मिलने के लिए जल्दी से कुरुआ के घर की तरफ जाने लगता है। जिसके बाद रियाटो कुरुआ के घर के अंदर पहुंच जाता है और रियाटो कुरुआ के घर के अंदर पहुंच कर देखता है कि कुरुआ बेहोश पड़ी हुई होती है और उसकी बॉडी से बहुत ही ज्यादा खून भी निकल रहा था। जिसके बाद रियाटो कुरुआ को बेहोश देख के उसे बुलाने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करती है। तो रियाटो के बहुत देर बुलाने के बाद कुरुआ रियाटो को जवाब देते हुए कहती है कि प्लीज तुम मुझे किचन की तरफ ले चलो। तो रियाटो भी कुरुआ को सपोर्ट देते हुए उसका हाथ पकड़ के उसे किचन की तरफ ले जाता है। उसके बाद कुरुआ फिर से रियाटो से कहती है कि प्लीज मुझे तुम उस कबर्ड के पास ले चलो। तो रियाटो भी कुरुआ को उस कबर्ड के पास ले जाके बैठा देता है। जिसके बाद कुरुआ उस कबर्ड को खोल के उस कबर्ड में से एक पिल को बाहर निकाल के रियाटो को दिखाते हुए उसे कहती है कि इसे डिसप्रेसिंग पिल कहते हैं और हम जैसे विचेस को इस पिल को हर 30 घंटे बाद खानी पड़ती है और अगर हम 30 घंटे बाद इस पिल को नहीं खाते हैं तो पहले तो हमारी स्किन टूटने लगेगी, जिसके बाद हमारी बॉडी से खून निकलने लगेगा और फिर उसके 5 घंटे बाद ही हमारी ऑर्गन्स मेल्ट होने लगेगी, जिसके बाद हमारी मौत हो जाएगी। और अभी मेरे पास 10 पिल बाकी है, इसका मतलब हम 5 दिनों तक ही जिंदा रह पाएंगे। तो कुरुआ की सारी बातें सुनने के बाद रियाटो के आंखों से आंसू आ जाते हैं, जो देख के कुरुआ रियाटो से कहती है कि तुम्हें अभी मेरे बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अभी एक पिल खा लिया है। मैं थोड़ी देर आराम करने के बाद फिर से ठीक हो जाऊंगी, तो तुम्हें इस बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है और इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और रियाटो कान्हा के पास आता है। तो कान्हा रियाटो को देख के रियाटो से पूछती है कि कुरुआ कैसी है। तो रियाटो बताता है कि कुरुआ अभी बिल्कुल ठीक है और वो अभी किचन में आराम कर रही है। और फिर रियाटो कान्हा से पूछती है कि आखिर मुझे ये पिल कहाँ से मिल सकता है। तो कान्हा रियाटो को बताती है कि हम जिस लैब में थे उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि और तुम्हें ये कहीं मिल सकता है, लेकिन दुख की बात यह है कि वो लैब कहाँ पे है हमें नहीं पता है। और फिर कान्हा रियाटो से फिर से कहती है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, हम बस 5 दिनों तक ही जिंदा रह पाएंगे, इसलिए मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए, क्या तुम हमारे लिए और एक बार केक ले आ सकते हो। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें कुरुआ को दिखाया जाता है, जो कि उठने के बाद अपने बॉडी में ब्लड को देख के कहती है कि मुझे क्लीन होना पड़ेगा। लेकिन तभी कुरुआ को पीछे से लकड़ियां काटने की आवाज आती है। तो कुरुआ बाहर जाके देखती है कि रियाटो लकड़ियां काट रहा था। तो कुरुआ रियाटो के पास जाके पूछती है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। तो रियाटो कुरुआ को देख के पहले उसकी तबीयत के बारे में उससे पूछता है। तो कुरुआ कहती है कि वो अभी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उसने पहले डिसप्रेसिंग पिल खाया था, इस वजह से वो बिल्कुल ठीक हो चुकी है। तो कुरुआ के मुंह से ये बात सुनने के बाद रियाटो कुरुआ से कहते हैं ये तो अच्छी बात है। जिसके बाद कुरुआ रियाटो से पूछता है कि आगे तुम ये क्या कर रहे हो। तो रियाटो बताता है कि कान्हा ने उससे कहा था कि तुम्हारे जलाने की लकड़ियां खत्म हो चुकी है और ये सब तुम्हें दोबारा ना करना पड़े, इसलिए ये सब मैंने काट दिया है। तो कुरुआ रियाटो के पीछे देखते हुए कहती है कि लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि ये बहुत ही ज्यादा हो चुका है। रियाटो कुरुआ से बातें कर ही रहा था कि तभी रियाटो का नजर कुरुआ के पीछे जाता है। तो रियाटो कुरुआ से जोर से पूछता है कि आगे तुम्हारे घर से धुआं क्यों निकल रहा है। तो रियाटो और कुरुआ जल्दी से भागते हुए कुरुआ के घर के पास जाते हैं। तो रियाटो देखता है कि कुरुआ के घर में आग लग चुका होता है। तो रियाटो कुरुआ से सवाल पूछता है कि आखिर यहाँ पे आग कैसे लग गई। तो कुरुआ रियाटो को बताती है कि उसने कुछ देर पहले पानी को बॉयल करने के लिए दिया था। जिसके बाद रियाटो कुरुआ से कहता है कि ठीक है तुम यहाँ पे रुको और आग के बुझने की इंतजार करो, मैं जल्दी से जाके कान्हा को बचा के ले आता हूँ। तो रियाटो घर के अंदर जाके कान्हा को सही सलामत घर से बाहर ले आता है। जिसके कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है हमें, जहाँ पे कुछ देर आग बुझने के बाद कुरुआ कान्हा से कहती है कि कान्हा प्लीज तुम मुझे माफ कर देना, वो पिल इस आग में जल गए हैं। तो ये बात कहते कहते कुरुआ रो देती है। तो कान्हा कुरुआ से कहती है कि इसमें तुम्हें रोने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, बस मेरे मरने का टाइम बहुत ही जल्दी आ गया है, लेकिन मैं मेल्ट नहीं होना चाहता और इससे पहले कि मेरी बॉडी मेल्ट होने लगे तुम मुझे मार दो। जो सुनने के बाद कुरुआ थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है। तो उन दोनों की बातें सुन के रियाटो कुरुआ से कहता है कि तुम लोगों को चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, हमें बस टाकायामा फैक्ट्री से कुछ पिल्स लेनी है। तो रियाटो की बात सुनने के बाद कुरुआ रियाटो से पूछती है कि आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि ये पिल टाकायामा फैक्ट्री में हो सकती है। तो रियाटो कहता है कि क्योंकि मैंने उस पिल का आइडेंटिफिकेशन कोड को अच्छी तरीके से याद कर लिया है और उस पिल में डीआर का मतलब है क्योंकि डीआर उस फैक्ट्री का नाम है, रेसिडेंट फार्मेटिकल, और उसमें से 623 एक ड्रग्स का नंबर है और जी का मतलब है वो पिल कहाँ पे तैयार हुआ है। रियाटो को उस पिल की सारी डिटेल्स याद देख के कुरुआ रियाटो से सवाल करती है कि मैंने तुम्हें उस पिल को कुछ देर के लिए दिखाया था, लेकिन तुम्हें उतने कम टाइम में उस पिल का सारा डिटेल्स याद कर लिया था। तो कुरुआ की बात सुनने के बाद रियाटो कुरुआ से कहता है कि ये मेरी पावर्स है कि मैं अपने ब्रेन में सब कुछ रिकॉर्ड कर सकता हूँ, बिल्कुल एक स्कैनर की तरह।
लेकिन ये सच है कि मैं उस चीज को भी भुला नहीं सकता जो मुझे पसंद नहीं है। और इस बात को कहने के समय रियाटो कुरुनेको के बारे में सोच रहा था, जिसके बाद काना रियाटो से पूछती है कि अब तुम करना क्या चाहते हो। तो रियाटो कहता है कि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, हमें जल्दी से उस फैक्ट्री के बारे में पता करना होगा कि वो फैक्ट्री कहाँ पे है, और हमें ऑब्जर्वेटरी का कंप्यूटर को यूज करना होगा। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हमें ऑब्जर्वेटरी के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे रियाटो कंप्यूटर के पास बैठा होता है और इस पिल के बारे में इंटरनेट में सर्च कर रहा होता है। लेकिन उस पिल के बारे में रियाटो को कुछ भी पता नहीं चलता, जिस वजह से रियाटो थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है। लेकिन फिर भी रियाटो अपने आप को दिलासा देता है कि वो कुछ ना कुछ जल्दी पता कर लेगा। जिसके बाद रियाटो फिर से कहता है कि सिक्योरिटी की वजह से हमें पिल के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा है। तो रियाटो की बात सुनने के बाद काना रियाटो से कहती है कि इस बारे में हमें काजुमी से मदद मांगनी चाहिए। तो रियाटो काना से पूछती है कि आखिर ये काजुमी कौन है। तो कुरुआ रियाटो को काजुमी के बारे में बताने लगता है कि वो कुरुनेको की दोस्त है और वो लोग एक साथ ही लैब से भागे थे, और काजुमी भी हमारी जैसी एक विच है और उसकी पावर्स है कि वो ऑनलाइन की किसी भी चीज को हैक कर सकती है। अगर हम काजुमी से मदद मांगते हैं तो काजुमी हमारी सिक्योरिटी को हटाने में मदद कर सकती है। जिसके बाद काना फिर से कहती है कि लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है कि काजुमी कोई भी काम फ्री में नहीं करती, चाहे उसका कितना ही अच्छा दोस्त क्यों ना हो। तो रियाटो काना से पूछती है कि क्या वो इस काम को करने के लिए पैसा लेती है। तो कुरुआ रियाटो को पीछे से बताती है कि काजुमी किसी से पैसे नहीं लेती, वो बस डेथ सप्रेस पिल को मांगती है। तो कुरुआ की बात सुनने के बाद रियाटो कुरुआ से कहता है कि इसका मतलब तुम उसकी एक मदद के लिए अपने लाइफ को एक्सचेंज कर रहे हो। जिसके बाद काना कुरुआ से फिर से कहती है कि लेकिन हमारे पास तो अभी काजुमी को देने के लिए एक भी पिल नहीं है, तो तुम्हें क्या लगता है कि वो हमारी मदद करेगी। तो कुरुआ काना से कहती है कि हम बस उसे मदद करने के लिए एक बार कह सकते हैं, हमें जब कुछ पिल्स मिल जाएंगे हम उसे उसमें से थोड़ा सा पिल दे देंगे। जिसके बाद कुरुआ काजुमी को कॉल लगाती है और फिर कुरुआ अपने कोड नेम सीक्यू सीक्यू कह के काजुमी से पूछती है कि काजुमी क्या तुम मेरी बातें सुन पा रहे हो, अगर तुम मेरी बात को सुन पा रहे हो तो मेरी बात का जवाब दो। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हमें एक पुराने से घर को दिखाया जाता है जिस घर में काजुमी होती है, और काजुमी कुरुआ की कॉल को रिसीव करते हुए कुरुआ से कहती है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने मुझे किस काम के लिए कॉल किया है, और तुम्हें नहीं लगता कि अगर हम एक दूसरे के आसपास घूमेंगे तो हमें पकड़ना आसान हो जाएगा। तो कुरुआ काजुमी से कहती है कि काजुमी मुझे फिर से तुम्हारी एक मदद चाहिए एक दूसरे कंप्यूटर को हैक करने के लिए। तो काजुमी कुरुआ की बात सुनने के बाद कुरुआ से कहती है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें पता है कि मुझे इसके बदले में क्या चाहिए। तो कुरुआ काजुमी से कहती है कि तुम प्लीज मुझे अब माफ करना, मेरे पास अभी तुम्हें देने के लिए एक भी बिल बाकी नहीं है। तो कुरुआ की बात सुनने के बाद काजुमी थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाती है और फिर कुरुआ से कहती है कि मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है, लेकिन तुम मुझे माफ करना, मैं कोई काम करने की मशीन नहीं हूँ। तो कुरुआ काजुमी से कहते हैं कि मेरी पूरी बात तो सुनो, हम उस फैक्ट्री में जा रहे हैं जहाँ पे डेथ सप्रेसिंग पिल को बनाया जाता है, और हमें उसी फैक्ट्री को ढूंढने के लिए तुम्हारी मदद की जरूरत है। अगर हमें उस जगह पे पिल मिलते हैं तो हम उसमें से थोड़ा सा पिल तुम्हें दे देंगे। तो कुरुआ की बात सुनने के बाद काजुमी कुरुआ से कहती है कि इसका मतलब तुम चाहते हो कि बिना किसी को पता लगे मैं उस फैक्ट्री की सारी डिटेल्स तुम्हें पता करके दे दूं। सच में तुम्हारी बातें बहुत ही ज्यादा मजेदार है, तो ठीक है मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, लेकिन उसके बदले तुम्हें मुझे तुम्हारी आधी पिल देनी पड़ेगी। तो काजुमी की बात सुनने के बाद रियाटो को काजुमी की बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। तो रियाटो साइड से काजुमी से कहती है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा लालची हो। तो काजुमी रियाटो की आवाज सुनने के बाद घबरा जाती है और उससे सवाल करती है कि आखिर तुम कौन हो। और फिर काजुमी कुरुआ और काना से सवाल करती है कि क्या तुम इस काम में किसी बाहर वाले बंदे को इन्वॉल्व कर रहे हो? क्या तुम्हें बाहर के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है? अगर ये लड़का वहाँ पे जाता है तो जरूरी इस लड़के की मौत हो जाएगी। तो काजुमी की बात सुनने के बाद रियाटो, कुरुआ और काना थोड़ी देर के लिए घबरा जाते हैं और शांत हो जाते हैं। जिसके बाद रियाटो काजुमी से कहती है कि मुझे इस बारे में पता है। तो काजुमी रियाटो की बात सुनने के बाद रियाटो को काजुमी कहती है कि अच्छा तो तुम्हें इस बारे में पता है, तो ये अच्छी बात है। जिसके बाद रियाटो काजुमी से फिर से पूछती है कि क्या तुम सच में सिक्योरिटी को हटा सकते हो? तो काजुमी हंसते हुए रियाटो को कहती है कि किसी भी आम इंसान के लिए करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, लेकिन मैं एक विच हूँ और मेरे लिए ये सब कुछ भी नहीं है। तो रियाटो काजुमी से बातें कर ही रहा था कि तभी काना को एक विजन आता है। काना पीछे से जोर से कुरुआ को चिल्लाते हुए कहती है कि कुरुआ तुम उस फैक्ट्री में नहीं जा सकती। तो रियाटो कुरुआ से पूछता है कि आखिर काना को क्या हुआ है, आखिर काना इस तरीके की बातें क्यों कर रही है। तो कुरुआ रियाटो को बताती है कि काना को एक विजन आया है। तो कुरुआ काना के पास जाकर काना से पूछती है कि आखिर तुमने क्या देखा। तो काना कुरुआ को बताती है कि मैंने देखा कि तुम्हें उस फैक्ट्री में किसी ने बीच में से काट दिया है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुम्हें उस फैक्ट्री में जाना चाहिए। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हमें उसी लैब के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें उसी आदमी को दिखाया जाता है जिसको कि हमने एपिसोड 2 में एक विच को मारते हुए देखा था। तो वो आदमी अपने कंप्यूटर में काम कर रहा होता है। तो पीछे से उसका एक दूसरा साथी आके उससे कहता है कि किसी ने हमारे ड्रग्स आइडेंटिफिकेशन कोड को सर्च किया है। तो वो सफेद वाला आदमी कहता है कि आखिर वो कहाँ का है। तो वो आदमी कहता है कि हमें अभी तक उसका अच्छी तरीके से लोकेशन के बारे में पता नहीं चला है। तो ये सुनने के बाद सफेद वाला आदमी कहता है कि तो ये
ये सुनने के बाद वो सफेद बालों वाला आदमी उससे कहता है कि तुम्हें ये बात अभी मुझे बताने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम बस अभी उस चीज का अच्छी तरीके से ध्यान रखो और अभी के लिए बस इतना ही, तुम यहाँ से जा सकते हो। जिसके बाद वो आदमी वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वो सफेद बालों वाला आदमी अपने कंप्यूटर से एक विच के साथ कांटेक्ट करती है और उस विच से कहती है कि साउडी मैं तुम्हें कुछ देर के लिए आजाद कर रहा हूँ ताकि तुम उन भागने वाले विचेस को मार सको, और अगर तुम इस मिशन को कंप्लीट नहीं कर पाते हो तो हम तुम्हें मार देंगे। तो वो विच कहती है कि ठीक है। जिसके बाद फिर से सीन चेंज होता है, हमें ऑब्जर्वेटरी के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुरुआ काना से पूछती है क्या मैं मरने वाला हूँ। तो काना कुरुआ को कहती है कि वो सियोरी है जो कि तुम्हें मारने के लिए उस फैक्ट्री में तुम्हारे वेट कर रही है। तो काजुमी काना की बात सुनने के बाद उससे कहती है कि क्या साउडी, लेकिन साउडी तो एक डबल ए रैंक की विच है। तो काजुमी की बात सुनने के बाद रियाटो काजुमी से पूछती है कि आखिर डबल ए क्या है। तो काजुमी रियाटो को बताती है कि ये हम विचेस का रैंक है और उसमें से हाईएस्ट रैंक है ट्रिपल ए और सबसे नीचे वाला रैंक है सी। तो फिर से काना भी रियाटो को कहती है कि लेकिन हम सब लोग बी रैंक के हैं और क्योंकि साउडी डबल ए रैंक की है इसलिए वो 2 तरीके के हाई पावर वाली अटैक्स यूज कर सकती है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुम उतनी अच्छी तरीके से उससे डील कर पाओगे। जिसके बाद कुरुआ कहती है कि लेकिन ये अच्छी बात है कि उस फैक्ट्री में क्या होने वाला है हमें उसके बारे में पहले ही पता चल चुका है, इसलिए हम उस फ्यूचर को चेंज भी कर सकते हैं। तो कुरुआ की बात सुनने के बाद रियाटो कुरुआ से कहता है कि हाँ तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन हमारा एनिमी उस फैक्ट्री में हमारे लिए वेट कर रही है और वो उस डिसप्रेसिंग पिल को डिस्ट्रॉय करना चाहती है। जिसके बाद रियाटो फिर से काजुमी से कहती है कि काजुमी क्या तुम्हारे पास थोड़ा सा पिल है, अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा पिल है तो क्या तुम इन लोगों के साथ थोड़ा सा पिल शेयर कर सकते हो। तो काजुमी रियाटो की बात सुनने के बाद रियाटो से कहता है कि आखिर ये तुम किस तरीके की बातें कर रहे हो, इसका मतलब तुम चाहते हो कि मैं अपनी मौत को खुद में बुलावा दूं और इससे तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है, इसलिए तुम अपना मुंह बंद करो। तो काजुमी की बात सुनने के बाद रियाटो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है और वो काजुमी को कुछ भी उल्टा नहीं कह पाता। तो काना काजुमी से कहती है ये ठीक है कि उनका इरादा हमें जीने देने का नहीं है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो उस पिल को सही सलामत रखने की कोशिश करेंगे। जिसके बाद रियाटो काना से पूछती है कि आखिर साउडी किस किस तरीके की मैजिक यूज कर सकती है। जिसके बाद रियाटो काना से पूछती है कि आखिर साउडी किस किस तरह की पावर्स यूज कर सकती है। तो काना कहती है कि साउडी स्लाइसिंग अटैक कर सकती है, उसके 6 मीटर के अंडर के अंदर जो भी चीज आती है वो उसे काट सकती है और फिर से उसे जिंदा भी कर सकती है। जिसके बाद रियाटो फिर से कहता है कि हमारा प्लान तो बहुत ही अच्छी तरीके से हो गया है, लेकिन जो मेन दिक्कत है वो है उस साउडी नाम की लड़की, क्या हम उसे किसी भी तरीके से रोक नहीं सकते। तो कुरुआ रियाटो से कहती है कि हम उसे रोक भी सकते हैं, अगर हम उसके हार्नेस के स्विच को ऑफ कर देते हैं तो वो एक दिन के लिए अपने पावर्स को यूज नहीं कर पाएगी। तो रियाटो कुरुआ से पूछता है कि आखिर ये हार्नेस क्या है। तो कुरुआ पीछे घूम के अपने गर्दन के पास वाली फिसे हुई चीज को दिखाते हुए कहती है कि इस चीज को हार्नेस कहते हैं और इस हार्नेस पे ऊपर 3 स्विच है और इसके बॉटम के राइट साइड वाला बटन है हैंग अप बटन। अगर तुम इस स्विच को एक बार दबा देते हो तो वो विच एक दिन के लिए अपने पावर्स को यूज नहीं कर पाएगी, और उसका लेफ्ट साइड वाला बटन है इजेक्ट बटन। अगर तुम उस बटन को प्रेस करते हो तो वो स्विच की बॉडी मेल्ट होने लगेगी, जिसके बाद उसकी मौत हो जाएगी। जिसके बाद काना भी रियाटो को कहती है कि लेकिन हम अपने जितने भी पावर्स यूज कर ले उसका इफेक्ट उस हार्नेस के ऊपर नहीं होता और हम अपने पावर्स का यूज करके स्विच को पलट और तोड़ भी नहीं सकते। तो काना की बात सुनने के बाद रियाटो काना से कहती है कि इसका मतलब हम दूर से कुछ भी नहीं कर सकते, हमें उसके पास जाके उसके हैंग अप बटन को प्रेस करना होगा। जिसके बाद रियाटो कुरुआ से 3rd स्विच के बारे में पूछती है। तो कुरुआ रियाटो को कहती है कि हमें इस बारे में नहीं पता है, उन्होंने हमें बस ये बताया है कि बस ये मौत से भी बदतर है, इसलिए हर कोई इस स्विच को प्रेस करने से डरता है और अभी तक किसी ने भी इस स्विच को प्रेस नहीं किया है, इसलिए इस स्विच के बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं पता है। तो कुरुआ की बात सुनने के बाद रियाटो अपने मन में कहता है कि क्या इस स्विच को प्रेस करने से किसी की जिंदगी मौत से भी बदतर हो जाएगी। जिसके बाद रियाटो कुरुआ से पूछता है कि लेकिन अब हमें क्या करना चाहिए। तो काना कहती है कि अभी मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है, तुम लोग अपनी स्ट्रेटजी को बना रहे हो लेकिन फिर भी मैं कोई न्यू फ्यूचर नहीं देख पा रही हूँ। तो काना फिर से कुरुआ को कहती है कि कुरुआ तुम्हें सच में उस फैक्ट्री में जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, अगर तुम सच में उस फैक्ट्री में जाते हो तो तुम्हारी मौत हो सकती है। तो कुरुआ काना की बात सुनने के बाद कहती है कि तुम मेरी चिंता छोड़ो, और रियाटो की तरफ कुरुआ पॉइंट करते हुए कहती है कि लेकिन हम इस लड़के का क्या करें। तो कुरुआ की बात सुनने के बाद काना कुरुआ से कहती है कि मुझे नहीं लगता कि ये जिंदा भी रह पाएगा। जो सुनने के बाद रियाटो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। जिसके बाद काना फिर से रियाटो से कहती है कि मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए, और वो फेवर है कि प्लीज तुम कुरुआ को ज्यादा पावर यूज करने के लिए मत कहना, और अगर नेको अपनी पावर्स यूज करती है और फिर से एक बार हैंग अप करती है तो नेको की डिओड्रा लूज हो जाएगी, मतलब वो अपनी इंपॉर्टेंस मेमोरीज को भूल जाएगी। तो रियाटो कहते हैं कि इंपॉर्टेंस मेमोरीज। तो तभी काजुमी पीछे से कहती है कि क्या तुम लोगों को उस फैक्ट्री में नहीं जाना है, अब तो बहुत ही ज्यादा लेट हो चुका है, अगर तुम लोग फिर से थोड़ी और देर करते हो तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें फिर से वो डिसप्रेसिंग पिल मिल सकता है। तो जिसके बाद कुरुआ और रियाटो काना को बाइक आकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हमें काजुमी का चेहरा दिखाया जाता है और काजुमी की बॉडी से भी ब्लड निकल रहा था। इसका मतलब हमें पता चलता है कि काजुमी के पास भी ज्यादा पिल नहीं है, और काजुमी अपनी मन ही मन काना से माफी मांगती है और कहती है कि काना प्लीज तुम मुझे माफ कर देना, मेरे पास अभी तुम्हें देने के लिए एक भी पिल नहीं है, लेकिन मैं अभी नहीं मर सकती क्योंकि 12 बजे के बाद कुरुआ और रियाटो अपने प्लान का काम करने वाले हैं। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रियाटो और कुरुआ एक पेड़ के पीछे छुप के फैक्ट्री को देख रहे होते हैं, और फिर रियाटो कहते हैं कि हमें अपने प्लान के हिसाब से ही काम करना
पड़ेगा और मैं पीछे से जाके सावरी के हार्नेस्ट का हैंग अप बटन को प्रेस कर दूंगा। और फिर रियाटो कुरुआ से फिर से कहता है कि जब तुम सावरी के साथ फाइट करोगी, अगर तुम वहाँ पे कुछ आवाज करते हो तो मुझे पता चल जाएगा कि तुम वहाँ पे हो, तो मैं जल्दी से वहाँ पे चला जाऊंगा। क्या तुम समझ गई? तो कुरुआ रियाटो को कहती है कि मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तो कुरुआ अपने पास से एक लेटर को बाहर निकालती है और रियाटो को देते हुए कहती है कि जब तुम पीछे से फैक्ट्री के अंदर चले जाओगे तब तुम इस लेटर को पढ़ना। तो रियाटो उस लेटर को लेते हुए कुरुआ से पूछता है कि आखिर तुमने इसमें क्या लिखा है। तो कुरुआ उस बार में रियाटो को कुछ भी नहीं बताती और सीधा वहाँ से भागते हुए अपने प्लान की तरफ काम करने के लिए निकल जाती है। तो रियाटो भी कुरुआ की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है कि आखिर इस लड़की को हुआ क्या है, जिसके बाद रियाटो भी वहाँ से भाग के पीछे की तरफ निकल जाता है और अंदर की तरफ जाके एक दरवाजे के पास रुक के और 12 बजने का इंतजार करता है, क्योंकि काजुमी ने उससे कहा था कि 12 बजे के बाद वो सिस्टम को हैक कर लेगा, जिसके बाद वो उस डोर को ओपन कर देगा। तो वो डोर ओपन भी हो जाती है, जो देख के रियाटो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। और तभी रियाटो के सामने के रूम से एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है, जिस आवाज को सुनने के बाद रियाटो समझ जाता है कि कुरुआ सामने के रूम में है। तो रियाटो अपने सामने वाले दरवाजे को खोल के उस रूम के अंदर आ जाता है और उस रूम के अंदर आने के बाद कुरुआ को उसी दिया हुआ लेटर को पढ़ने लगता है। और उस लेटर को पढ़ने के बाद रियाटो को कुरुआ के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद फिर से सीन चेंज होता है। हमें कान्हा को दिखाया जाता है जो कि काजुमी के साथ कॉल में बात कर रही होती है और कान्हा काजुमी से कहती है कि मुझे अभी तक कोई भी नया फोरकास्ट नहीं आया है और इसलिए मुझे डर लग रहा है कि कुरुआ को कुछ हो ना जाए, क्योंकि उसने अपने प्लान के हिसाब से काम करना शुरू भी कर दिया है। जिसके बाद फिर से सीन चेंज होता है। हमें फैक्ट्री के अंदर का सीन दिखाया जाता है और हमें कुरुआ को दिखाया जाता है जो कि सामने के दरवाजे से अंदर आ रही होती है। और तभी कुरुआ को सावरी की आवाज आती है और सावरी कुरुआ से कहती है कि तुम फिर से पहले जैसी बेवकूफी रह गई। सावरी कुरुआ से कहती है कि आखिर सामने के दरवाजे से कौन आता है। तो कुरुआ सावरी की आवाज सुनने के बाद इधर उधर सावरी को ढूंढने लगती है। तो कुरुआ जब अपने ऊपर की तरफ देखती है तो वो देखती है कि सावरी उसके ऊपर होती है और सावरी कुरुआ को देखने के बाद कहती है कि कुरुआ तुमसे बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई और तुम एक अलग तरीके की विच हो और तुम्हें किसी को भी मारना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें अपनी आंखों से पीसेस होते हुए आज देखूंगी। जिसके बाद सीन चेंज होता है। हमें फिर से रियाटो की तरफ दिखाया जाता है जो कि कुरुआ के उस दिया गया लेटर को पढ़ रहा होता है, जिसमें कि कुरुआ ने लिखा था कुरुआ सावरी के साथ फाइट करते हुए उसका ध्यान भटकाएगी, जिसका मौका देख के रियाटो पीछे से पिल लेके वहाँ से भाग जाए। और कुरुआ नहीं चाहती कि रियाटो फिर से उसे बचाने के लिए आए, क्योंकि वो अपनी लाइफ को यूज कर रही है ताकि वो कान्हा और काजुमी को बचा सके। तो इस लेटर को पढ़ने के बाद रियाटो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। रियाटो अपने मन ही मन कहता है कि इसका मतलब उसने लास्ट में अपने आप प्लान कर लिया था कि वो अकेले मरेगी। जिसके बाद रियाटो बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ उस लेटर को कस लेता है और अपने मन में कहता है कि आखिर उसने ऐसा कैसे सोच लिया कि मैं उसे इस तरीके से मरते हुए छोड़ के जा सकता हूँ। और रियाटो ये कहते हुए जल्दी से कुरुआ को बचाने के लिए वहाँ से भाग के जाने लगता है। जिसके बाद फिर से सीन चेंज होता है। हमें कान्हा की तरफ दिखाया जाता है, जिसे कि फिर से एक नया पॉडकास्ट आया था, जिस पॉडकास्ट को देखने में कान्हा बहुत ही जोर से चिल्लाती है। तो काजुमी कान्हा से पूछती है कि आखिर तुमने इस बार क्या देखा। तो कान्हा बताती है कि उसने देखा कि मुराकामी भी इस बार मरने वाला है, वो दोनों ही मरने वाले हैं। जिसके बाद फिर से सीन चेंज होता है। हमें कुरुआ की तरफ दिखाया जाता है जो कि सियोरी के अटैक से अपने आप को डिफेंड कर रही होती है और सियोरी भी अपने स्लाइस अटैक से कुरुआ की तरफ बार बार अटैक कर रही होती है। जिसके बाद कुरुआ सावरी से पूछती है कि आखिर तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो, हम तो एक ही जैसे है। तो कुरुआ की बात सुनने के बाद सावरी कुरुआ से कहती है कि हम बिल्कुल भी एक जैसे नहीं है। तो सावरी कुरुआ से कहती है कि ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। ये कहते हुए सावरी कुरुआ की तरफ अटैक कर देती है और वो अटैक कुरुआ को लग भी जाता है, जिस वजह से कुरुआ के कपड़े फट जाते हैं और कुरुआ पीछे नीचे की तरफ गिर जाती है। तो सावरी की बात सुनने के बाद कुरुआ अपने मन में कहती है कि अगर मैं यहाँ पे मर भी जाती हूँ तो इसमें कोई भी बात नहीं है, क्योंकि मैं बस सावरी को बिजी कर रही हूँ ताकि मुराकामी उस पिल को ढूंढ के पिल को लेके वहाँ से भाग सके। जिसके बाद फिर से सीन चेंज होता है। हमें रियाटो की तरफ दिखाया जाता है जो कि कुरुआ को बचाने के लिए उसकी तरफ आ चुका होता है। जिसके बाद फिर से सीन चेंज होता है। हमें कुरुआ की तरफ दिखाया जाता है जो कि सावरी के अटैक को डॉज करते करते बिल्कुल एक दीवार के पास आके पहुंच जाता है और वहां से उसका भागने का कोई भी रास्ता नहीं होता है। तो सावरी कुरुआ को देख के कुरुआ से सावरी कहती है कि आखिर अब तुम यहाँ से भाग के कहाँ पे जाओगी। लेकिन इस बार कुरुआ को सावरी के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ चुका था, इसलिए कुरुआ सावरी के ऊपर अटैक कर देती है, जिस वजह से सावरी के आसपास बहुत ही ज्यादा धमाके होने लगते हैं। लेकिन उससे सावरी को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ती और इस अटैक को करने की वजह से कुरुआ का हैंग अप बटन भी ऑन हो जाता है, क्योंकि हर विच किसी एक लिमिट तक ही अपने पावर्स को यूज कर सकती है। जिसके बाद उसका हैंग अप बटन ऑन हो जाता है, इसलिए कुरुआ का भी हैंग अप बटन ऑन हो चुका होता है। तो कुरुआ का हैंग अप बटन ऑन होते देख सावरी कुरुआ के ऊपर हंसने लगती है और कुरुआ से कहती है कि अब तो तुम्हारा हैंग अप बटन भी ऑन हो चुका है, इसलिए तुम अपना दूसरी बार पावर्स भी यूज नहीं कर सकती। लेकिन तभी हमें सावरी के पीछे दिखाते हैं। रियाटो सावरी के पीछे पहुंच चुका होता है और रियाटो पीछे से सब कुछ देख रहा होता है। लेकिन तभी रियाटो का नजर कुरुआ के हाथ की तरफ जाता है, जहाँ पे रियाटो को कुरुनेको का बर्थमार्क कुरुआ के हाथ के नीचे दिखता है, जो देख के रियाटो बिल्कुल हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, कुरुआ कुरुनेको है। रियाटो को तो अपनी आंखों में यकीन ही नहीं होता, रियाटो को तो अपने आंखों के ऊपर यकीन
यकीन ही नहीं होता। रियाटो कुरो के बर्थमार्क देखने के बाद कहता है कि लेकिन कुरो जब छोटी थी तब कुरो का बर्थमार्क उसके हाथ के बिल्कुल ऊपर था, लेकिन अब उसके ग्रो होने के बाद शायद वो थोड़ा सा नीचे हो चुका है, इसलिए मुझे इतनी देर से पता नहीं चल रहा था। लेकिन अब रियाटो को पता चल चुका है कि कुरो भाई कुरोनेको है। जो सोच के रियाटो के आंखों से आंसू आ जाते हैं और रियाटो कहते हैं कि कुरो सच में जिंदा है। और तभी रियाटो अपने साइड में जाके एक रॉड को पकड़ लेता है और फिर से रियाटो अपने मन में कहता है कि मुझे पता नहीं है कि कुरोनेको मुझे क्यों भूल गई है। और तभी रियाटो को कान्हा की बात याद आती है कि कान्हा ने उससे कहा था कि कुरो अपने पावर्स को यूज करने की वजह से वो अपनी जरूरी मेमोरीज को भूल जाती है। जिस बात को याद आते ही रियाटो को सब पता चल चुका होता है कि कुरोनेको इतने दिनों तक रियाटो को पहचान क्यों नहीं पा रही थी। लेकिन इस बार मैं उसे सब कुछ याद करने की कोशिश करूंगा ताकि उसे फिर से मेरे बारे में याद आ जाए। और ये कहते हुए रियाटो साउरी की तरफ अटैक करने के लिए जाने लगता है और कुरो रियाटो को इतने पास आते देख बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और कुरो अपने मन ही मन कहती है कि प्लीज रियाटो ऐसे चले जाओ। जिसके बाद फिर से हमें साउरी की तरफ दिखाते हैं। साउरी कुरो की तरफ देखते हुए उसे कहता है कि अब तुम्हारी जिंदगी ज्यादा समय के लिए नहीं है। ये कहते हुए साउरी कुरो की तरफ अपने स्लाइसिंग अटैक से अटैक कर देती है। जिस अटैक को लगने की वजह से कुरो की बॉडी बिल्कुल टुकड़े टुकड़े हो जाती है और कुरो को अपने सामने मरते देख रियाटो को बिल्कुल यकीन ही नहीं होता। और रियाटो फिर से अपने मन में कहता है कि मैंने कुरो को फिर से दूसरी बार खो दिया। लेकिन तभी फिर से रियाटो को कान्हा की बात याद आती है और कान्हा की बात याद आते ही रियाटो को अपने मन में कहता है कि नहीं, अभी भी समय नहीं बिगड़ा है, अभी भी एक मौका है। और यहीं पे एपिसोड 3 का एंड होता है। तो एपिसोड 4 की शुरुआत उसी जगह से होती है जहाँ से इसका पिछले वाला एपिसोड खत्म हुआ था। हमें रियाटो को दिखाया जाता है जो कि सीधा जाके साउरी के ऊपर अटैक कर देती है और उस रॉड को साउरी के बॉडी के आर पार कर देती है। तो साउरी के ऊपर अटैक होने के बाद साउरी पीछे घूम के रियाटो से कहती है कि आखिर तुम कौन हो। तो रियाटो साउरी की बात सुनने के बाद उससे बस एक ही बात कहता है, तुम फिर से टाइम को पीछे ले चलो। तो उस रॉड की वजह से साउरी को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है और साउरी के मुंह से खून भी निकलने लगता है। जिसके बाद रियाटो फिर से साउरी से कहता है कि मैंने तुम्हारे बिल्कुल हार्ट के ऊपर अटैक किया है। अगर तुम ज्यादा हिलने की कोशिश करोगी जिस वजह से तुम्हारी हार्ट बीट कुछ सेकंड के बाद ही स्लो होने लगेगी और तुम्हारी मौत हो जाएगी। और अगर तुम मरना नहीं चाहती हो तो तुम फिर से टाइम को पीछे ले चलो, तुम्हारे यहाँ से भागने का कोई भी चांस नहीं है। तो ये बात सुनने के बाद साउरी अपने स्लाइसिंग अटैक से रियाटो के ऊपर अटैक कर देती है और रियाटो को 2 हिस्सों में काट देती है। लेकिन उसकी कुछ देर बाद ही साउरी की हाल भी बहुत ही ज्यादा खराब होने लगती है और वो अपने आप को संभाल नहीं पाता। और जब उसे लगता है कि वो अब मरने वाली है तो तभी साउरी अपने पावर्स का यूज करके टाइम को 1 मिनट पहले ले जाती है। तो एपिसोड फिर से 1 मिनट पहले से शुरू होती है जहाँ पे रियाटो साउरी के पीछे होता है और कुरो भी बिल्कुल सही सलामत होती है। लेकिन साउरी अपने पावर्स को यूज करने की वजह से उसका बटन हैंग अप हो जाता है। तो साउरी को हैंग अप होते देख कुरो रियाटो को कहती है कि रियाटो हमारे पास बहुत ही अच्छा मौका है, साउरी हैंग अप हो चुकी है क्योंकि उसने अपने पावर्स का यूज कर लिया है और इस वजह से वो 1 दिन तक अपने पावर्स का यूज नहीं कर पाएगी। तो तुम पीछे से जाके जल्दी से उसे पकड़ लो। तो रियाटो भी जल्दी से जाके साउरी को पकड़ लेता है और एक पिलर के साथ साउरी को बांध देता है। जिसके बाद फिर से हमें लैब के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उस सफेद बालों वाला आदमी को उसका वही वाला बंदा आके कहता है कि साउरी ने अपने पावर्स का यूज कर लिया है जिस वजह से वो हैंग अप हो चुकी है। तो उस आदमी की बात सुनने के बाद वो सफेद बालों वाला आदमी उससे कहता है कि इसका मतलब साउरी अब हमारे लिए यूजलेस है। और फिर हमें उस आदमी के कंप्यूटर की तरफ दिखाते हैं जो कि कुछ एलियन जैसे चीज के ऊपर काम कर रहा था। जिसके बाद फिर से सीन चेंज होता है, हमें फैक्ट्री के अंदर का सीन दिखाया जाता है। जिसके बाद रियाटो साउरी से पूछता है कि क्या तुम सच में टाइम को पीछे ले जा सकते हो, क्या तुम अभी बता सकते हो कि यहाँ पे कुछ देर पहले अभी क्या हुआ था, क्योंकि मुझे पिछली बार की कुछ भी बातें याद नहीं है। तो रियाटो इस बात को कहते हुए कुरो के बर्थमार्क की तरफ देखने लगता है। तो कुरो रियाटो से पूछती है कि तुम कहाँ पे देख रहे हो। तो कुरो की बात सुनने के बाद रियाटो थोड़ा सा एम्बैरेस हो जाता है और अपने मन में ही कहता है कि मुझे अभी उसका बर्थमार्क नहीं दिख रहा है और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कुछ जरूरी चीज भूल रहा हूँ। जिसके बाद साउरी कहती है कि मैंने उनका काम ठीक से नहीं कर पाया जिस वजह से वो लोग अभी मुझे मार देंगे। तो साउरी की बात सुनने के बाद कुरो साउरी से कहती है कि तो तुम उनके पास जाके उससे झूठ कहना कि तुमने मुझे मार दिया है। तो कुरो की बात सुनने के बाद साउरी कुरो से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि वो मेरे अकेले की बात के ऊपर यकीन करेंगे। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारे हार्नेस को फिर से उनके पास वापस ले जाऊं क्योंकि लैब के लोगों को तुम्हारी हार्नेस की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। तो साउरी की बात सुनने के बाद कुरो साउरी से कहती है कि तो क्यों ना तुम हमारे साथ भाग चलो। तो कुरो की बात सुनने के बाद रियाटो कुरो से कहता है कि ये लड़की अभी तुम्हें कुछ देर पहले मारना चाहती थी और इस लड़की को तुम इस तरीके से ऐसे कैसे भागने दे सकते हो। तो रियाटो की बात सुनने के बाद कुरो रियाटो से कहती है कि क्योंकि उन लोगों को हमारे बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है, अगर साउरी यहाँ से भाग जाती है तो वो लोग हमें नहीं पकड़ पाएंगे। तो साउरी उन लोगों की बातें सुन के उनसे कहता है कि तुम्हारा ये प्लान बिल्कुल भी काम नहीं करने वाला है क्योंकि मेरे गर्दन के ऊपर एक लॉक लगा हुआ है जो कि बिल्कुल मेरे हार्नेस के साथ अटैच्ड है और उस लॉक में एक ट्रैकर भी फिट है और मैं जिस समय इस फैक्ट्री से भागने की कोशिश करूंगा तो उन लोगों को मेरे बारे में पता चल जाएगा और वो लोग रिमोट से मेरे इजेक्ट बटन को प्रेस कर देंगे जिसके बाद मेरी मौत हो जाएगी। तो साउरी की बात सुनने के बाद रियाटो साउरी से कहता है कि अगर मैं तुम्हारी इस लॉक को खोल देता हूँ तो तब तो तुम्हें वो नहीं मार पाएंगे। तो रियाटो की बात सुनने के बाद साउरी रियाटो से कहती है कि क्या तुम पागल हो, तुम्हें क्या लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा आसान है, इसे कोई भी नहीं खोल सकता।
तो साउरी की बात सुनने के बाद रियाटो साउरी को शांत कराते हुए कहती है कि तुम्हारी जिंदगी एक लॉक में फंसी हुई है, अगर तुम कोशिश ही नहीं करोगी तो तुम्हें पता कैसे चलेगा कि तुम ये कर सकती हो। तो रियाटो की बात सुनने के बाद साउरी मान जाती है, लेकिन साउरी अपने मन ही मन कहती है कि मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। अगर ये लड़का इस लॉक को खोल देता है तो मेरे हाथ खुलने के तुरंत बाद ही मैं अपने नंगे हाथों से इस लड़के को मार दूंगी। तो रियाटो सबसे पहले साउरी को आजाद करने के लिए जाता है। तो साउरी इस मौके का फायदा देख के वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी साउरी के गर्दन के पीछे से एक बीकन बाहर निकल के आता है, जिसका मतलब था कि लैब के लोगों ने साउरी के इजेक्ट बटन को प्रेस कर दिया है और उस लॉक के खुल जाने के बाद साउरी की गर्दन के पीछे से उसका हार्नेस बाहर निकलने लगता है और साउरी जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिसके बाद साउरी की बॉडी पूरी तरीके से मेल्ट हो जाती है। और रियाटो अपनी आंखों से साउरी को मेल्ट होते देख के बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और रियाटो कुरुआ से पूछता है क्या हम इसे होते हुए रोक नहीं सकते। तो कुरुआ रोते हुए कह दिया कि नहीं। तो साउरी को अपने सामने मरते हुए देख के कुरुआ बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है, लेकिन रियाटो कुरुआ को संभालते हुए उसे कहता है कि हमें जल्दी से पिल लेके यहाँ से जाना चाहिए। तो रियाटो की बात सुनने के बाद कुरुआ रोना बंद कर देती है, लेकिन तभी कुरुआ की नजर एक एलियन जैसी चीज के ऊपर पड़ती है जो कि सीधा साउरी के हार्नेस की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था। तो रियाटो उस चीज को देखते हुए अपने मन में कहता है कि क्या यह कोई पैरासाइट जैसी चीज है जो कि इन यूचेस के अंदर रहती है। रियाटो ये सारी बातें सोच ही रहा था कि तभी वो पैरासाइट जैसी चीज अपना मुंह खोल लेती है, जिसे देख के रियाटो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और रियाटो घबराने की वजह से उस पैरासाइट जैसी चीज को मार देता है। और उस पैरासाइट जैसी चीज को देख के कुरुआ भी डर गई थी, जिसके बाद कुरुआ कहती है कि आखिर हम कौन सी दुनिया के हैं और आखिर वो लोग हमारे साथ लैब में करते क्या है। जिसके बाद रियाटो अपने मन में कहता है अब मुझे हार्नेस्ट का मतलब पता चला है। हार्नेस्ट का मतलब सिर्फ हार्नेस्ट नहीं है, हार्नेस्ट का मतलब है वहाँ पे वो रहता है। इसके बाद फिर से सीन चेंज होता है, हमें रियाटो और कुरुआ की तरफ दिखाते हैं जो कि फैक्ट्री के अंदर जल्दी से भागते भागते पहुंच जाती है। और रियाटो और कुरुआ पहुंच के देखते हैं कि काना की बॉडी से बहुत ही ज्यादा ब्लड बह चुका था। तो काना को ऐसी हालत में देख के कुरुआ को लगता है कि काना मर गई है और कुरुआ काना को बुलाने की भी कोशिश करती है, लेकिन काना कुरुआ को कोई भी जवाब नहीं दे पाती। तो तभी कुरुआ को पीछे से काजुमी कहती है कि आखिर काना तुमसे बात कैसे कर पाएगी, तुमने तो उसका हाथ ही कीबोर्ड से हटा दिया है। तो कुरुआ काजुमी को ऑब्जर्व में देख के हैरान हो जाती है और काजुमी से सवाल करती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो काजुमी बताती है कि तुमने तो कहा था कि तुम्हारे पास एक भी पिल नहीं है और तुम पिल लाने के लिए फैक्ट्री में जाने वाले हो, जिस वजह से मुझे लगा कि काना के पास एक भी पिल नहीं है और वो अकेले कैसे सरवाइव कर पाएगी। तो मैं यहाँ पे चली आई और मेरे पास भी बस एक ही पिल बचा था, तो मैंने उस पिल को आधे हिस्से में तोड़ दिया और उसमें से थोड़ा सा पाउडर मैंने खाया और थोड़ा सा हिस्सा मैंने काना को दिया ताकि हम कुछ देर के लिए सरवाइव कर पाए। जिसके बाद कुरुआ काना का कीबोर्ड उसके हाथ में पकड़ा देता है। तो काना टाइप करते हुए कुरुआ से कहती है कि कुरुआ मैं तुम्हें देख के बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि तुम बिल्कुल सही सलामत हो और मैंने जो फोरकास्ट देखा वो गलत निकल गया। जिसके बाद सीन चेंज होता है, मेरी रियाटो की तरफ दिखाया जाता है क्योंकि काना की इस बात को सुनने के बाद अपने मन में कहता है नहीं ये बात सच नहीं है, काना के प्रिडिक्शन बिल्कुल सही हुआ था। अंत में साउरी ने कुरुआ और मुझे मार दिया था, लेकिन साउरी ने उसके बाद टाइम को रिवर्स कर लिया था, जिस वजह से मुझे उस टाइम में क्या हुआ था उस बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो रियाटो इन सारी बातों को सोच ही रहा था कि तभी काजुमी रियाटो के पीछे आके उससे कहती है कि तुम्हारा काम अब हो चुका है, इसीलिए वादे के मुताबिक तुम मुझे अपनी आधी पिल दोगे। तो काजुमी को मुंह से ये बात सुनने के बाद रियाटो काना के पास चला जाता है और रियाटो काना के पास जाकर उससे कहता है कि काना मुझे पता है कि तुम हमेशा से मुझे एक ठरकी इंसान समझती हो, लेकिन इस बार मैंने अपनी जान को जोखिम में डाल के बहुत ही ज्यादा मेहनत करने के बाद मैंने इस पिल को हासिल किया है, इसलिए अब तुम मुझे खुद ही बताओ कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो काना रियाटो से कहती है कि तो क्या तुम इस काम को करने के बाद खुद को महान समझ रहे हो। तो रियाटो कहता है कि मेरा ये मतलब नहीं था। तो रियाटो काना से बात ही कर रहा था कि तभी काजुमी रियाटो के पास आके उससे एक पिल का बॉक्स ले लेती है और रियाटो से कहती है कि वादे के मुताबिक मैंने अपना पिल ले लिया है और मेरा काम भी अब हो चुका है, तो अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो ये कह के काजुमी वहाँ से जाने लगती है। तो रियाटो काजुमी की तरफ देखता ही रहता है। तो कुरुआ रियाटो को कहती है कि तुम्हें उसे कुछ कहने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही उससे वादा कर दिया था कि हम उससे आधा आधा पिल शेयर करेंगे। तो कुरुआ की बात सुनने के बाद रियाटो भी खुश हो जाता है और उन सारी बातों को भुला देता है और फिर रियाटो कुरुआ से कहता है कि अब मेरा काम खत्म हो चुका है, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ और तुम लोग यहाँ पे रह सकते हो और तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इस जगह पे मेरे अलावा कोई भी नहीं आता है। तो तभी कुरुआ रियाटो को कुछ कहने वाली थी, तो रियाटो कुरुआ को रोक देता है और रियाटो कुरुआ को पिल का बॉक्स देते हुए उसे कहता है कि अगर तुम्हें भूख लगे तो नीचे के साइड में खाना रखा हुआ है, तुम वहाँ से कुछ खा लेना। तो ये क्या कि रियाटो वहाँ से जाने लगता है। तो रियाटो थोड़ी दूर जाता ही है कि कुरुआ उसे रोक देती है और कुरुआ रियाटो को उसकी इतनी सारी मदद करने के लिए उसे थैंक यू कहती है। तो रियाटो उसे कहता है कि तुम्हें थैंक यू कहने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम दोस्त हैं। और ये कह के रियाटो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें कुरुआ को उसके स्कूल में दिखाया जाता है, जो कि सर का दिया हुआ क्वेश्चन को सॉल्व कर रही होती है, जबकि हमें रियाटो की तरफ दिखाते हैं। रियाटो कुरुआ की तरफ देख के अपने मन में कहता है कि कुरुआ जब पहली बार स्कूल में आई थी तो उसे तब कुछ भी नहीं पता था। सच तो ये था कि उसने कभी पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन ये बहुत ही अजीब बात है कि वो इतनी जल्दी सब कुछ सीख गई है। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हमें शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे रियाटो का स्कूल खत्म हो चुका होता है
और रियाटो और कुरो ऑब्जर्वेटरी की तरफ जा रहे होते हैं। जहाँ पे जाते हुए कुरो रियाटो से एक सवाल करती है, आखिर किसी के ऊपर भरोसा करने का मतलब क्या है। तो रियाटो कुरो की बात सुनने के बाद थोड़ी देर सोचता है और फिर उससे कहता है कि जो कि तुम्हारा करीबी इंसान है, जिसे देख के तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे साथ कभी भी गलत नहीं कर सकता है, तो तुम उसके ऊपर भरोसा कर सकती हो। तो कुरो रियाटो की बात सुनने के बाद उसकी तरफ कुछ देर देखती है और फिर अपने बैग से एक पैकेट को बाहर निकल के रियाटो के हाथ में देते हुए उससे कहती है कि ये चीज मुझे अपने बहुत ही ज्यादा करीबी इंसान ने दिया था जब मैं लैब से भाग रही थी उस समय, जरा अब इसके अंदर देखो। तो रियाटो उस पैकेट के अंदर से एक चीज को बाहर निकालता है और कुरो से कहता है कि क्या ये कोई कंप्यूटर जैसी चीज है। और रियाटो को उस पैकेट में और एक चीज भी मिलती है जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा अजीब सा था, जिसे देखने के बाद रियाटो कुरुआ से पूछता है कि आखिर ये क्या चीज है। तो कुरुआ रियाटो को बताती है कि ये एक बेबी एलियन एग है। तो कुरुआ की इस बात को कहते ही वहाँ पे अचानक बारिश शुरू हो जाती है, जिसके बाद हमें रियाटो की तरफ दिखाते हैं। रियाटो कुरुआ की बात सुनने के बाद बिल्कुल चौंक जाता है। तो कुरुआ रियाटो को फिर से कहती है कि उसे भी इस चीज के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, उसे बस इतना पता है कि ये एक बेबी एलियन एग है। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रियाटो और कुरुआ ऑब्जर्वेटरी में पहुंच जाते हैं और वो दोनों बिल्कुल भीगे हुए होते हैं। और फिर रियाटो और कुरुआ जब ऑब्जर्वेटरी के अंदर आते हैं तो वो देखते हैं कि काजुमी भी वहाँ पे होती है। तो रियाटो काजुमी को देख के उससे सवाल करती है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो काजुमी रियाटो को बताती है कि वो बस यहाँ से गुजर रही थी, तो उसने सोचा कि वहाँ से जा ही रही है तो क्यों ना बाकी सबसे मिलके जाए, तो इसीलिए वो यहाँ पे आ गई। लेकिन मैंने आके देखा कि तुम दोनों स्कूल में गए थे और लेकिन जब मैं घर जाने के लिए बाहर निकली तो मैंने देखा कि बहुत ही जोर से बारिश हो रही है, इसलिए मैं यहाँ पे रुक गई। तो काजुमी की बात सुनने के बाद कुरुआ काजुमी से कहती है कि अब तो बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी है, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, तुम आज के लिए यहीं पे रुक सकती हो। जिसके बाद कुरुआ रियाटो से कहता है कि कुरुआ मुझे लगता है कि तुम्हें एक बार बात ले लेना चाहिए। तो रियाटो की बात सुनने के बाद काजुमी रियाटो से पूछती है कि क्या यहाँ पे कोई बाथ हाउस भी है। तो रियाटो कहता है कि हाँ, हमारे पास ही में एक बाथ हाउस है जो कि मिक्स्ड है। तो कुरुआ रियाटो को बताती है कि मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ, इसलिए तुम एक काम करो, तुम पहले जाके बात ले लो और मैं बाद में चली जाऊंगी। तो रियाटो भी कुरुआ की बात मान जाता है। जिसके बाद फिर से सीन चेंज होता है, हमें ऑब्जर्वेटरी के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रियाटो काजुमी से कह रही थी कि तुम यहाँ पे तब तक रह सकती हो जब तक तुम्हें रहने के लिए एक दूसरी अच्छी जगह नहीं मिल जाती, लेकिन इस जगह पे रहने के लिए तुम्हें एक अच्छी लड़की बनना पड़ेगा। और अगर स्कूल का कोई स्टूडेंट तुम्हें यहाँ पे आते जाते देख लेता है तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो सकती है। तो रियाटो की बात सुनने के बाद काजुमी रियाटो से कहती है कि अगर यही बात तुम्हें परेशान कर रही है तो तुम ऐसा होने ही मत दो। तो रियाटो काजुमी से पूछता है कि लेकिन मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स को आने से कैसे रोक सकता हूँ और मैं उन लोगों के साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ। जिसके बाद काजुमी रियाटो को बात टालते हुए उससे कहती है कि हम कल बात करेंगे, अब मुझे बहुत ही ज्यादा नींद आ रही है इसलिए मैं सोने जा रही हूँ। ये कह के काजुमी वहाँ पे सो जाती है और काजुमी को यहाँ पे सोते देख रियाटो अपने मन में कहता है कि पता नहीं ये लड़की करना क्या चाहती है। जिसके बाद हमें दूसरे दिन रियाटो के स्कूल में दिखाया जाता है जहाँ पे रियाटो का टीचर सारे स्टूडेंट से कहता है कि आज तुम्हारे स्कूल में फिर से एक नया ट्रांसफर स्टूडेंट आने वाला है। जो सुन के सारे स्टूडेंट आपस में बातें करने लगते हैं, जबकि हमें रियाटो की तरफ दिखाते हैं। रियाटो के तो पसीने छूटने लगते हैं। रियाटो अपने मन में कहता है कि मैं अभी जो सोच रहा हूँ कहीं ये वो ना निकल जाए। तुम्हारा नई स्टूडेंट का नाम है काजुमी सेलेंजुरी। तो काजुमी क्लास में आते ही सबसे कहती है कि आप सबसे मिलकर अच्छा लगा। जिसके बाद काजुमी रियाटो के पास जाके कहती है कि मैंने स्कूल में आने के बाद ही तुम्हारे एस्ट्रोनॉमी क्लब को ज्वाइन कर लिया है, तो क्या तुम इस बात से खुश नहीं हो क्लब प्रेसिडेंट। तो काजुमी की बात सुनने के बाद रियाटो को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन रियाटो को पता है कि वो अभी कुछ नहीं कर सकता। जिसकी वजह से सीन चेंज होता है, हमें इचुजाकी को दिखाया जाता है जो कि एक जगह पे बैठा हुआ होता है और उसके साथ 5 मिस्टीरियस आदमी बैठे हुए होते हैं। और उन्हीं मिस्टीरियस आदमी से एक आदमी कहता है कि इचिजुकी क्या तुम्हें पता नहीं है जो विचेस लैब छोड़ के शहर भाग गए हैं कि वो विचेस कितने खतरनाक है। तो इचुजाकी कहता है कि ट्रांसपोर्ट के दौरान हमारे पास से 27 विचेस भाग गए थे और जिसमें से 8 को हमने पकड़ लिया है। जिसके बाद हमें और 5 विचेस भी मिले थे और उनमें से हमने 5 की बॉडीज उठाई थी जिनके पास पिल ना होने की वजह से वो लोग मारे गए थे और बाकी ज्यादातर जो विचेस थे उनके पास ज्यादातर पिल ना होने की वजह से वो लोग मिर्ट हो गए थे। तो उन आदमियों में से एक आदमी फिर से कहता है कि लेकिन उसमें से बहुत सा पिल उन विचेस ने चोरी कर लिया है और तुमने डबल ए रैंक के विच को भेज के भी उन विचेस को पकड़ नहीं पाई। लेकिन ये बात तुम मत भूलना, तुम्हारा काम उन विचेस को निगरानी करने के अलावा और भी बहुत कुछ है, क्योंकि हमारा प्लान इतना जरूरी है कि इसमें और ज्यादा देरी नहीं की जा सकती। तो उस आदमी की बात सुनने के बाद इचिजाकी उस आदमी से कहता है कि मैं आप लोगों की बात समझता हूँ, लेकिन हमारे प्लान में थोड़ी सी भी देरी नहीं हुई है और हमने पहले ही अपना अगला कदम उठा लिया है। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हमें ऑब्जर्वेटरी के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कोई दरवाजे में नॉक करता है। तो किसी को पहली बार ऑब्जर्वेटरी में आते देख रियाटो घबरा जाता है और अपने मन में कहता है कि आखिर ऐसे समय में यहाँ पे कौन आ सकता है। तो एक लड़की अंदर आते हुए कहती है कि क्या ये एस्ट्रोनॉमी क्लब है। तो रियाटो कहता है कि हाँ ये एस्ट्रोनॉमी रूम है। जिसके बाद फिर से सीन चेंज होकर हमें इचिजाकी की तरफ दिखाया जाता है, जिससे कि फिर से वही आदमी कहता है कि आखिर तुम्हारा नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। मैं फिर से उन विचेस को पकड़ने के लिए मैं एक ए रैंक की विच को भेजूंगा
दूंगा। जिसके बाद फिर से सीन चेंज होता है, हमें ऑब्जर्वेटरी के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वही लड़की रियाटो के पास आने के बाद कहती है कि मैं नई ट्रांसफर स्टूडेंट हूँ और मैं आज ही ट्रांसफर होकर स्कूल में आई हूँ और मैं एस्ट्रोनॉमी क्लब को ज्वाइन करना चाहती हूँ। तो ट्रांसफर स्टूडेंट का नाम सुन के रियाटो बिल्कुल हिल जाता है और अपने मन में कहता है कि फिर से और एक नई ट्रांसफर स्टूडेंट। जिसके बाद वो लड़की रियाटो को अपना नाम बताती है, ताकाटोरी कोटोरी। जिसके बाद फिर से सीन चेंज होकर हमें इचुजाकी की तरफ दिखाता है, जिससे कि वही मिस्टीरियस आदमी कहता है कि क्या तुम फिर से उन विचेस को पकड़ने के लिए एक फालतू विच को भेजने वाली हो। तो इचुजाकी फिर से उस आदमी से कहता है कि अगर हम ज्यादा विचेस को भेजते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। जिसके बाद फिर से सीन चेंज होकर हमें रियाटो की तरफ दिखाया जाता है, जो कि कोतोरी को अपना एस्ट्रोनॉमी क्लब का ज्वाइनिंग फॉर्म दे रहा होता है। अगर तुम इस फॉर्म को फिल कर लेती हो तो तुम आज से हमारी एस्ट्रोनॉमी क्लब का एक मेंबर बन जाओगी। जो सुनकर कोतोरी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद फिर से सीन चेंज होता है और हमें इचुजाकी की तरफ दिखाया जाता है, जो कि कहता है कि भले ही वो सिंगल विच है लेकिन उसका रैंक AA+ है, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस बार कोई प्रॉब्लम आने वाली है। तो इचुजाकी की बात सुनने के बाद वो आदमी कहता है कि तुम इस बार AA+ रैंक की विच को भेजने वाली हो, तो ठीक है। ये कह के वो आदमी अपने कॉल को कट कर देता है। जिसके बाद सीन चेंज होकर हमें कोतोरी की तरफ दिखाया जाता है, जो कि ज्वाइनिंग फॉर्म को फिल कर रही होती है और तभी हमें कोतोरी के गर्दन के पास दिखाते हैं। उसके पास भी एक हार्नेस्ट होता है, जिसका मतलब है कि कोतोरी भी एक विच है। तो एपिसोड 5 की शुरुआत में हमें दिखाते हैं कि कोतोरी ने अपने ज्वाइनिंग फॉर्म को फिल कर लिया होता है। जिसके बाद कोतोरी सबसे पूछती है कि क्या तुम सब लोग इस क्लब के मेंबर हो। तो काजुमी कहती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, हम सब इस क्लब के मेंबर है और मैंने भी आज ही इस क्लब को ज्वाइन किया है। तो काजुमी की बात सुनने के बाद कोतोरी काजुमी से कहती है कि ये तो कोइंसिडेंस की बात है कि मैंने भी आज ही इस क्लब को ज्वाइन किया है, इसका मतलब हम दोनों ही फ्रेशर्स है। और फिर कोतोरी काजुमी के सामने अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए कहती है कि मेरा नाम ताकातोरी कोटोरी है, क्या हम दोस्त बन सकते हैं। जिसके बाद हमें काजुमी की तरफ दिखाते हैं, जिसने की कोतोरी की कोई भी बात ही नहीं होती है, क्योंकि काजुमी की नजर तो कोतोरी के बिल्कुल चेस्ट के ऊपर था। जिसके बाद काजुमी कोतोरी के ब्रेस्ट को टच करते हुए उससे कहती है कि क्या ये तुम्हारे असली बूब्स है या फिर तुमने अंदर कुछ पहना हुआ है। तो कोतोरी अपने आप को कवर करते हुए कहती है कि प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, क्योंकि ये सब मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब सा लगता है। तो काजुमी को ऐसा करते देख रियाटो काजुमी के पास आके कहता है कि तुम हमेशा से दूसरों के बूब्स को लेके ही पड़े रहते हो, तुम्हें क्या लगता है कि हर किसी का बूब्स तुम्हारे जैसा होगा। तो रियाटो की बात सुनने के बाद काजुमी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और काजुमी रियाटो के मुंह के ऊपर जोर से लात मार देती है और उसका नाक फोड़ देती है, जिस वजह से वो लोग आपस में चिल्लाने लगते हैं। तो कोतोरी उन दोनों को झगड़ा करते देख बाकी लोगों से बात करने के लिए चली जाती है और कोतोरी काना के पास जाके पूछती है कि क्या तुम दोनों भी क्लब मेंबर हो। तो तभी रियाटो भी उन लोगों के पास चला आता है और अपने मन में कहता है मैं तो काना को यहाँ से ले जाना ही भूल गया। जिसके बाद काना कोतोरी से टाइप करते हुए कहती है कि तुम मुझे इस तरीके से लेटे हुए देख के मुझे एक पुतला समझने की गलती मत करना, और हाँ मैं तुम्हारी स्कूल की कोई स्टूडेंट नहीं हूँ, तुम मुझे गुड लक चार्म की तरह समझ सकती हो, और क्योंकि मैं एक गुड लक चार्म की तरह हूँ इसलिए मैं नेचुरली हिल नहीं सकता, इसलिए तुम मुझसे अच्छी तरीके से ट्रीट करना। तो कोतोरी कहती है कि ठीक है मैं समझ गया। जिसके बाद कुरो अपना इंट्रोडक्शन कोतोरी को देती है और कहती है कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तो कोतोरी भी कहती है कि मुझे भी तुमसे मिलकर अच्छा लगा। जिसके बाद कोतोरी रियाटो से पूछती है कि आखिर इस क्लब में किस तरह की एक्टिविटीज तुम लोग करते हो। रियाटो कहते हैं हमारा काम बस टेलीस्कोप से स्टार्स को देखना है, और पिछले साल मैं और मेरे से अपर क्लास के स्टूडेंट्स हम मिलकर माउंटेन गए थे और वहाँ से हमने पूरी रात स्टार्स को देखा था। रियाटो की बात सुनने के बाद कोतोरी कहती है कि सुनने में तो ये बहुत ही ज्यादा मजेदार लग रहा है। जिसके बाद रियाटो कहता है कि अब हमारे पास पूरे मेंबर हो चुके हैं, इसलिए हम कल माउंटेन में स्टार्स को देखने के लिए जाएंगे। जिसके बाद रियाटो कोतोरी से पूछता है कि क्या कल तुम फ्री हो। तो कोतोरी हाँ में जवाब देती है। जिसके बाद रियाटो क्लब के बाकी मेंबर से भी पूछता है। तो काजुमी कहती है कि लेकिन मेरा वहाँ पे जाने का कोई भी मन नहीं है। जिसके बाद काना भी कहती है मुझे भी स्टार्स को देखने में उतना खास इंटरेस्ट नहीं है। जो सुन के रियाटो को गुस्सा आ जाता है और रियाटो उन सबके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि अगर तुम लोगों को यहाँ पे रहना है तो तुम लोगों को मेरी बातें माननी पड़ेगी। जिसके बाद हमें काजुमी को दिखाते हैं, जो कि रियाटो के पीछे आके उससे चिपक गई थी, और फिर काजुमी रियाटो के कान के पास आके उसे अजीबोगरीब बातें बताने लगती है, और इन सभी अजीबोगरीब बातें करते करते काजुमी रियाटो को एक किस भी कर देती है। और तभी रियाटो के पीछे एक धमाका होता है, जिसके बाद हमें कुरुआ को दिखाते हैं। कुरुआ रियाटो से माफी मांगती है और कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर देना, असल में मैं अपने पावर्स को ठीक से कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ। तभी कोतोरी कुरुआ से पूछती है कि आखिर अभी यहाँ पे क्या हुआ। तो रियाटो कोतोरी को कहता है कि ये बस छोटा सा एक भूकंप था, इस बारे में तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर रियाटो बात को पलटते हुए एक सबसे कहता है कि और हाँ तुम लोग जब कल माउंटेन में जाओगे तब थोड़े से गर्म कपड़े पहन के जाना, क्योंकि माउंटेन पे बहुत ही ज्यादा ठंड होती है। और तभी काना सबसे कहती है कि अब बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी है, इसलिए हमारा अब जाने का समय हो चुका है। तो काना की बात सुन के कुरुआ थोड़ी सी चौंक जाती है और मनी मन कहती है कि आखिर काना क्या कह रही है। लेकिन उसके बाद कुरुआ समझ जाती है आखिर काना ऐसी बात क्यों कर रही है, ताकि कोतोरी को उन लोगों के वहाँ पे रहने की बात पता न चल जाए। जिसके बाद कोतोरी भी रियाटो से कहती है कि मुझे भी आज जल्दी घर जाना है, इसलिए क्या अभी मैं जा सकती हूँ। तो रियाटो कहता है कि ठीक है तुम जा सकती हो, लेकिन
कल तुम यहाँ पे 6 बजे आ जाना। तो कोतरी कहती है कि ठीक है, मैं चली आऊंगी। और तभी काना कुड़ुआ से कहती है कि कुड़ुआ, तुम्हें परेशान करने के लिए मुझे माफ करना, लेकिन क्या तुम मुझे बाथरूम ले जा सकती हो? तो कुड़ुआ काना को बाथरूम ले जाती है और कोतरी और कुड़ुआ एक साथ ही बाहर निकल जाते हैं। जिसके बाद रूम में बस काजुमी और रियाटो बचते हैं। और फिर रियाटो काजुमी से कहता है कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तो काजुमी कहती है कि तुम मेरे साइज के बारे में पूछना चाहती हो? तो रियाटो कहता है कि तुम्हें उस बारे में बताने की जरूरत नहीं है, ये तो तुम्हें जो कोई देख के ही कह सकता है कि तुम्हारा साइज तो एक बच्चे के साइज से भी ज्यादा छोटा है। जो बात सुन के काजुमी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और काजुमी रियाटो को मारने चली जाती है, लेकिन रियाटो भी काजुमी का हाथ पकड़ लेता है। जिसके बाद रियाटो कहता है कि मुझे काना ने बताया था कि अगर कुड़ुआ अपने पावर्स को यूज करती है तो कुड़ुआ अपनी इंपॉर्टेंट मेमोरीज को भूल जाती है। तो क्या ये बात सच है? तो ये बात सुन के काजुमी भी शांत हो जाती है। तो काजुमी कहते हैं कि मुझे इस बारे में ज्यादा तो नहीं पता है, बस मुझे इतना पता है कि वो ज्यादातर छोटी छोटी बातों को भूल जाती है, जिससे कि कोई खास फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा अनलकी है। तो रियाटो कहता है कि अनलकी? आखिर तुम्हारे अनलकी कहने का मतलब क्या है? वो बस ऐसी चीज भूल गई है जो कि उसे कभी भूलना नहीं चाहिए था। असल में कुड़ुआ के ऊपर इस तरीके से एक्सपेरिमेंट किया गया है कि उसे उसके बचपन की कोई भी मेमोरीज याद नहीं है और यहाँ तक कि उसे उसके पेरेंट्स के बारे में भी कुछ नहीं पता है। जो सुन के रियाटो चौंक जाता है। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सब लोग माउंटेन में स्टार्स को देखने के लिए आए हुए होते हैं। जिसके बाद हमें काजुमी को दिखाते हैं। काजुमी कहती है कि यहाँ पर तो बहुत ही ज्यादा ठंड है। तो रियाटो काजुमी से कहता है कि मैंने तो तुमसे कल पहले ही कहा था कि जब तुम माउंटेन पे आओगे तो तब तुम थोड़े से गर्म कपड़े पहन के आना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। जिसके बाद रियाटो कोतरी से कहता है कि क्या तुम कुछ देख पा रही हो? तो कोतरी कहती है कि हाँ, मैं सैटर्न को देख पा रही हूँ। जिसके बाद रियाटो कोतरी से पूछता है कि आखिर तुमने क्या सोच के एस्ट्रोनॉमी क्लब को ज्वाइन किया है? तो कोतरी कहती है कि मैं एलियंस के बारे में जानना चाहती हूँ, इसलिए मैंने एस्ट्रोनॉमी क्लब को ज्वाइन किया है। तो रियाटो कोतरी से पूछता है कि क्या तुम सच में एलियन जैसी चीज पे यकीन रखती हो? तो कोतरी कहती है कि आखिर उन पे ना यकीन करने वाली कौन सी बात है? मुझे लगता है कि एलियंस जरूर इस दुनिया में मौजूद है, असल में मैंने उनमें से एक को देखा है। और तभी रियाटो की नजर कोतरी के गर्दन के पीछे जाता है। रियाटो देखता है कि कोतरी के पीछे भी एक हार्नेस लगा हुआ होता है। इसका मतलब है कि कोतरी भी एक विच है, जो देख के रियाटो बिल्कुल चौंक जाता है। जिसके बाद रियाटो कोतरी से कुछ सवाल करवाता, तभी काना को एक प्रिडिक्शन आता है जिसमें कि कोतरी ने कुड़ुआ को मार दिया होता है। ये देखने के बाद काना रियाटो को अपने पास बुलाती है। तो रियाटो काना के पास जाता है। तो तभी काना रियाटो को कहती है कि मुझे अभी एक प्रिडिक्शन आया था जिसमें मैंने देखा कि कोतरी ने कुड़ुआ को मार दिया है। तो रियाटो पीछे घूम के कोतरी की तरफ एक बार देखती है और काना से कहती है कि आखिर ये लड़की ऐसा कैसे कर सकती है? तो काना कहती है कि मुझे भी इस बारे में नहीं पता है। और फिर रियाटो घबराए हुए भागते हुए कोतरी के पास जाता है। तो रियाटो को घबराए हुए देख के काजुमी और कुड़ुआ काना के पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ है, रियाटो इतने टेंशन में क्यों है? तो काना कहती है कि मुझे अभी एक प्रिडिक्शन आया था जिसमें मैंने देखा कि कोतरी ने तुम्हें मार दिया है। जो सुन के वो दोनों भी चौंक जाती है। काजुमी कहती है कि इसका मतलब ये लड़की भी एक लैब की विच है। और फिर हमें रियाटो को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ होता है। रियाटो अपने मन में सोच रहा होता है पता नहीं ये लड़की किस तरीके की मैजिक यूज कर सकती है, क्या ये लड़की सावड़ी की जैसी खतरनाक मैजिक यूज कर सकती है? तो रियाटो को इतने सीरियस देख के कोतरी रियाटो से पूछती है क्या कुछ हुआ है? तो रियाटो कोतरी से कहता है कि तुम एक विच हो, है ना? तो रियाटो की बात सुन के कोतरी बिल्कुल चौंक जाती है और उससे सवाल करती है आखिर तुम्हें इस बारे में कैसा पता चला? तो रियाटो कहता है कि मैंने तुम्हारे पीछे हार्नेस्ट को देखा था। तो कोतरी रियाटो से पूछती है कि आखिर तुम्हें हार्नेस्ट के बारे में कैसे पता है? जो सुन के कोतरी बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और कहती है कि जिन लोगों को भी विचेस के बारे में पता चलता है वो लोग मारे जाते हैं। तो रियाटो कोतरी से पूछता है कि तो इसका मतलब क्या तुम यहाँ पे किसी भी विच को मारने के लिए नहीं आई हो? तो रियाटो की बात सुन के कोतरी उससे पूछती है कि तुम कह रही हो कि यहाँ पे और भी विचेस है? तो काजुमी कहती है कि हम सब विचेस है। जो सुन के कोतरी को बिल्कुल यकीन ही नहीं होता है और उसे तो ये सब बस एक कोइंसिडेंस लगता है। जो सुन के सबका मूड डाउन हो जाता है और सब लोग अपने मन में सोचने लगते हैं इस लड़की को इस बारे में पता भी नहीं है और हम इसको लेके क्या क्या सोचने लगे थे। और फिर काजुमी कोतरी से कहती है कि क्या तुम हमें अपने पावर्स को यूज करके दिखा सकती हो जिससे कि हमें पता चले कि तुम यहाँ पे हमें मारने के लिए नहीं आई हो? तो कोतरी कहती है कि मेरी पावर से टेलीपोर्टेशन। ये कह के कोतरी रियाटो के साथ अपनी जगह स्विच कर लेती है। जिसके बाद कोतरी सबसे कहती है तो अब मुझे बताओ तुम सबको मेरा मैजिक कैसा लगा? लेकिन कोई भी कुछ नहीं कहता और तभी कोतरी हैंग अप हो जाती है क्योंकि वो अपने पावर्स को एक बार यूज कर सकती है और जब भी वो अपने पावर्स को यूज करती है उसके कुछ देर बाद ही वो हैंग अप हो जाती है। जो सुन के काजुमी और रियाटो कोतरी को एक यूजलेस विच समझने लगते हैं। जिसके बाद रियाटो काजुमी से सवाल करता है कि तुम्हें क्या लगता है क्या ये लड़की इस पावर से कुड़ुआ को मार सकती है? तो काजुमी कहती है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि ये लड़की अपने पावर्स को छुपा रही है और इसके पास दूसरा कोई अटैकिंग मैजिक हो सकता है। तो उनकी बात सुनकर काजुमी उनसे कहती है कि आखिर तुम लोग मेरी बात के ऊपर यकीन क्यों नहीं कर रहे हो? मुझे किसी को भी मारना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो कुड़ुआ कोतरी से कहती है कि मैं तुम्हारे ऊपर यकीन करता हूँ। तो काजुमी कुड़ुआ से कहती है कि आखिर तुम इस लड़की के ऊपर ऐसे ही कैसे यकीन कर सकती हो? काना को तो अभी एक प्रिडिक्शन आया था जिसमें कि उसने देखा था कि इसी लड़की ने तुम्हें मार दिया है। तो
कुरुआ कहती है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर कुरुआ कोतोरी के पास जाके उससे कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ टेलीस्कोप से स्टार्स को देखना चाहती हूँ। तो कोतोरी कहती है कि हाँ क्यों नहीं। जिसके बाद हमें रियाटो को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में सोच रहा होता है। कुरुआ को अपने से ज्यादा उस लड़की की फिक्र है। उससे पता है कि वो लड़की उसे मार सकती है, लेकिन फिर भी वो उस लड़की के ऊपर यकीन कर रही है। तो ये सब सोचने के बाद रियाटो भी मान जाता है और सबसे कहता है कि चलो सब लोग एक साथ स्टार्स को देखते हैं। तो काजुमी कहती है कि लेकिन अभी ये स्टार्स देखने का समय नहीं है। तो काजुमी की बात सुनने के बाद रियाटो काजुमी से कहता है कि उस बारे में तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। वैसे भी वो आज हैंग अप हो चुकी है, इसलिए आज वो अपने पावर्स को यूज नहीं कर पाएगी। तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आ सकती है अभी। जिसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो सब लोग स्टार्स को देखने के बाद घर जा रहे होते हैं। तभी काना रियाटो से कहती है कि रियाटो मुझे तुमसे कुछ अकेले में बात करनी है। तो काना की बात सुनने के बाद रियाटो सब लोगों से थोड़ा सा दूर चला जाता है। जिसके बाद काना रियाटो से पूछती है कि अगर मैं तुमसे एक सवाल पूछूं कि तुम्हारी और कुरुआ की लाइफ एकदम में खतरे में आ जाए तो उस सिचुएशन में तुम किसे बचाओगे। तो रियाटो कहता है कि मैं कुरुआ को ही बचाऊंगा। जिसके बाद काना कहती है कि मेरा प्रेडिक्शन फिर से चेंज हो गया है और इस बार के प्रेडिक्शन में मैंने देखा कि कोतोरी ने कुरुआ को नहीं बल्कि तुम्हें मारा है। और यहीं पे सीन चेंज होता है और हमें एक दूसरे विच को दिखाया जाता है और इस विच को लैब के लोगों ने भेजा है जिसका रैंक AA+ है। और इस विच का काम है जितने भी विच बाहर खुले में घूम रहे हैं उन लोगों को मार के उनका हार्नेस लैब में वापस ले जाए। और उनमें से इस विच ने 2 विचेस को मार दिया है। जिसके बाद वो तीसरी विच को मारने के लिए उसकी तरफ जाने लगती है और फिर सीन चेंज होता है और हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक कंस्ट्रक्शन वाली साइट पे बैठी हुई होती है और इस लड़की का नाम सीनो है। और तभी सीनो के पीछे से एक आवाज होती है जिस आवाज को सुन के सीनो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। लेकिन सीनो जब पीछे पलट के देखती है तो वो देखती है कि वहाँ पे एक बिल्ली होती है। तो उस बिल्ली को देखने के बाद सीनो उस बिल्ली से कहती है कि क्या तुम्हारे पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं है। और तभी सीनो के कान थोड़ी सी फ्लैश करने लगती है। असल में सीनो भी एक विच है और उसकी पावर्स है कि वो दूर की आवाज सुन सकती है। और तभी सीनो कुछ महसूस करती है जिसे महसूस होते ही सीनो उस बिल्ली को लेकर वहाँ से भाग जाती है। और सीनो को वहाँ से भागते ही उसी जगह पे एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और इस धमाके को उसी विच ने किया होता है जिसे कि लैब से भेजा गया था। और ये विच अभी सीनो को मारना चाहती है। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रियाटो ऑब्जर्वेटरी में आया हुआ होता है। तो काना उससे पूछती है कि क्या आज तुम्हारा स्कूल खत्म हो चुका है। तो रियाटो कहता है कि हाँ आज मैं बहुत ही जल्दी यहाँ पे आ गया और कुरुआ और बाकी सब आने से पहले मुझे तुमसे कल के प्रेडिक्शन के बारे में बात करनी है। जिसके बाद रियाटो फिर से काना से पूछता है कि कल जब तुम्हें वो प्रेडिक्शन आया था तो कल तुमने उस प्रेडिक्शन में कुरुआ को कौन सी जगह में देखा था। तो काना कहती है कि मुझे उतना खास याद तो नहीं है लेकिन वो एक बहुत ही बड़ा लेक था। वैसे मैं फॉरकास्ट में दूर की चीज नहीं देख सकती। जिसके बाद रियाटो कहता है कि हमारे पास ही में बस एक ही लेक है। तो फिर काना कहती है कि मैंने उस फॉरकास्ट में देखा था कि कोतोरी ने कुरुआ को मार दिया है और वो स्माइल कर रही है। लेकिन तुम्हारा प्रेडिक्शन चेंज होने के बाद क्या हुआ। तो काना कहती है वो जगह बिल्कुल सेम ही थी लेकिन इस बार कुरुआ जिंदा थी और तुम्हारी मौत हो गई। तो काना की बात सुनने के बाद रियाटो काना से कहता है कि तो ठीक है आज हम सब यहीं पे रहेंगे और हम में से कोई भी बाहर नहीं जाएगा। जिसके बाद रियाटो काना से कहता है कि मैंने बिल्कुल सोच लिया है कि मैं आज यहाँ से बाहर नहीं निकलूंगा। तो क्या आप तुम्हारा प्रेडिक्शन चेंज हुआ है। तो रियाटो की बात सुनने के बाद काना रियाटो से कहती है कि तुम्हारे सोच लेने से प्रेडिक्शन चेंज नहीं हो जाएगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम्हें कुछ रीजन की वजह से उस लेक के पास जाना पड़े तुम्हें। जिसके बाद काना रियाटो से कहती है कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस बात को कुरुआ से सीक्रेट रखो ताकि उसे इस बारे में पता न चले। क्योंकि अगर कुरुआ को पता लगता है कि तुम्हारे जान को कोई खतरा है तो वो अपनी सारी पावर्स को तुम्हें बचाने के लिए लगा देगा। और वैसे भी मुझे तुमसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम जिंदा रहते हो या मर जाते हो, लेकिन मुझे नेको की परवाह है। तो रियाटो कहता है कि मैं समझ गया, मैं इस बारे में कुरुआ को नहीं बताऊंगा। जिसके बाद रियाटो अपने मन में कहता है भले काना मेरे मुंह के ऊपर कह रही है कि वो मेरी परवाह नहीं करती, लेकिन मुझे पता है कि वो मेरे लिए चिंता करती है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो वो मुझे इस फॉरकास्ट के बारे में नहीं बताती। असल में वो इस फॉरकास्ट को बता के मुझे पहले से सावधान कर रही है ताकि मैं किसी भी तरीके से मैं खुद को और कुरुआ को बचा सकूं। जिसके बाद रियाटो काना से पूछता है कि क्या तुम मुझे बता सकती हो कि उस फॉरकास्ट में तुमने क्या क्या होते हुए देखा था। तो काना कहती है कि मैंने देखा था कि तुम्हारी मौत हो गई थी और कुरुआ का हाथ एक पिलर के साथ बांधा हुआ था। तो काना और रियाटो बातें कर ही रहे थे कि तभी कुरुआ और बाकी सब वहाँ पे चले आते हैं। तो कुरुआ आके रियाटो से पूछती है कि आखिर तुम स्कूल से इतनी जल्दी क्यों आ गए थे और तुम हमारे लिए रुके क्यों नहीं थे। तो रियाटो कहता है कि मुझे उसके लिए माफ करना। और तभी काजुमी भी रियाटो से कहती है कि हम यहाँ पे कोतोरी को भी लेके आए हैं ताकि हम उसे 3rd डिग्री दे सके। तो रियाटो उन सबसे कहता है कि क्या हम सब एक जगह पे बैठ के कुछ बातें कर सकते हैं। तो तभी कुछ देर बाद हमें रियाटो को दिखाया जाता है जो कि कोतोरी से पूछती है कि क्या तुम भी लैब से भागी हुई एक विच हो। तो कोतोरी कहती है कि हाँ, मैं और मेरी एक दोस्त चीचैन हम दोनों एक साथ लैब से भागे थे। तो तभी काजुमी कहती है कि मैं चीचैन को जानती हूँ क्योंकि हम दोनों सेम टाइप के मैजिक यूज कर सकते हैं। तो आखिर वो अब कैसी है। तो कोतोरी कहती है कि उसकी हाल ही में मौत हो गई है। तो कोतोरी की बात सुन के काजुमी उससे कहती है कि जरूरी तुमने उसका पिल छीन लिया होगा जिसके बाद उसकी मौत हो गई होगी। तो कोतोरी कहती है कि भला मैं अपने दोस्त चीचैन को क्यों मारूंगी।
तो तभी कुरुहा भी काजुमी से कहती है कि तुम्हें उसके बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो काजुमी कहती है कि काना के प्रिडिक्शन के हिसाब से इस लड़की ने तुम्हें मार दिया था और काना का प्रिडिक्शन कभी गलत नहीं होता, और आखिर तुम इस अनजान लड़की के ऊपर कैसे यकीन कर सकती हो। तो काजुमी की बात सुनने के बाद कोतोरी काजुमी से कहती है कि आखिर तुम मेरे ऊपर यकीन क्यों नहीं कर रही हो। तो काजुमी कहती है कि तुम हमारे लिए अभी अनजान हो, हमें तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता है। और तभी वो सब लोग बातें कर ही रहे थे कि काजुमी का फोन बजने लगता है। तो काजुमी जब उस कॉल को रिसीव करती है तो उसे उस कॉल में एक लड़की उससे हेल्प मांगती है, और वो लड़की और कोई नहीं बल्कि सीनो होती है। तो सीनो काजुमी से कहती है कि प्लीज तुम मुझे बचा लो, एक AA+ रैंक की विच मुझे मारने के लिए आई है, और उस विच ने पहले से ही 2 विचेस को मार दिया है, और अगर वो मुझे भी ढूंढ लेती है तो वो मुझे भी मार देगी, और मैं तुमसे ज्यादा देर बात भी नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरी फोन की बैटरी भी खत्म हो जाएगी। तो प्लीज तुम मेरी मदद करो। तो कुरुआ सीनो से पूछती है आखिर तुम अभी कहाँ पे हो। तो सीनो कहती है कि मैं एक पार्क के पास हूँ जहाँ पे एक बड़ा सा लेक है। तो तभी कुरुआ सीनो को बचाने के लिए जाने लगती है। तो तभी रियाटो उसका रास्ता ब्लॉक कर देता है और कुरुआ को बाहर नहीं जाने देता। तो कुरुआ रियाटो से कहती है कि अभी ये मजाक करने का टाइम नहीं है, तो इसीलिए तुम मेरे रास्ते के सामने से हट जाओ। तो तभी रियाटो कुरुआ से कहता है कि क्या तुम्हें काना के प्रिडिक्शन के बारे में याद नहीं है कि अगर तुम उस लेक के पास जाते हो तो तुम्हारी मौत हो सकती है। तो कुरुआ कहती है कि मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए तुम प्लीज यहाँ से हट जाओ। लेकिन रियाटो वहाँ से नहीं हटता। तो कुरुआ अपनी पावर्स को यूज करके रियाटो को दूर फेंक देता है और वहाँ से भाग जाती है, और उसके पीछे कोतोरी भी चली जाती है। जिसके बाद काजुमी रियाटो के पास आती है और उसे एक सेलफोन और एक बैग देते हुए उससे कहती है कि मैं तुम्हें पीछे से बैकअप दूंगी, तो तुम कुरुआ के पास जाओ। जिसके बाद रियाटो भी वहाँ से चला जाता है, और फिर काजुमी भी एक कंप्यूटर के पास जाके बैठ जाती है और उस कंप्यूटर को अपने हार्नेस के साथ अटैच करके उस लोकेशन को ढूंढने की कोशिश करती है। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हमें उस पार्क का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुरुआ पहुंच चुकी होती है और उसके पीछे रियाटो भी उसके पास पहुंच जाता है। तो काजुमी ईयरफोन से उसे कहती है कि रियाटो क्या तुम मेरी बात सुन पा रहे हो। तो रियाटो कहता है कि हाँ मैं तुम्हारी बात सुन पा रहा हूँ। तो काजुमी कहती है कि सीनो तुम्हारी राइट साइड में है। जो सुन के रियाटो चौंक जाता है और काजुमी से सवाल करता है आखिर तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला। तो काजुमी कहती है कि मैंने पार्क की सारी कैमरास को हैक कर लिया है जिससे कि मैं तुम सबके लोकेशन को ट्रैक कर रही हूँ, तो क्या तुम कोतोरी को भी ढूंढ सकती हो। और फिर काजुमी कोतोरी को ढूंढने लगती है, और तभी काजुमी किसी चीज को देख के डर जाती है और रियाटो से कहती है कि तुम दोनों जल्दी से किसी जगह पे जाके छुप जाओ। और तभी काजुमी रियाटो से कहती है कि सीनो और कीको वो दोनों तुम्हारे बिल्कुल पीछे है। और तभी हमें सीनो की तरफ दिखाते हैं। सीनो बहुत ही ज्यादा घबराई हुई होती है और उसके फोन का बैटरी भी खत्म हो चुका होता है और वो इंतजार कर रही होती है कि उसे कोई आके बचा दे। जिसके बाद हमें उस स्विच को दिखाया जाता है जैसे कि रियाटो और कुरुआ उसके पीछे से देख रहे होते हैं, और उस स्विच का नाम कीकाको होता है। और तभी कीकाको सामने कुछ देर जाती है, जिसके बाद उसे पता चल जाता है कि सीनो एक सामने के घर में छुपी हुई है। तो अपने फायर अटैक से उस घर को पूरा तबाह कर देती है। जिसके बाद हमें सीनो को दिखाया जाता है जो कि उस अटैक से बच गई थी क्योंकि वो साइड में थी, और सीनो बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी और रो रही थी, और उसके हाथ में वही कल रात वाली बिल्ली भी थी जिसे देख के वो कहती है कि मेरे लिए चिंता करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जिसके बाद सीनो कीकाको की तरफ एक बार देखती है तो कीकाको भी अपने अटैक को तैयार करने लगती है। जिसके बाद सीनो के अंदर भी हिम्मत आ गई थी और वो भी उस बिल्ली को वहाँ पे छोड़ के उस बिल्ली से आखिरी बार कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम इस जगह से बिल्कुल भी मत हिलना। और ये कह के सीनो उस जगह से भागने लगती है, और तभी हमें कीकाको की तरफ भी दिखाते हैं। कीकाको भी अपने पावर्स को तैयार करके सीनो की तरफ फायर कर देती है, जो अटैक सीनो को लग जाती है और उसकी आधी बॉडी बिल्कुल जल जाती है और नीचे गिर जाती है। ये सब कुछ वो बिल्ली अपने आंखों के सामने होते हुए देखती है। जिसके बाद इस एपिसोड के यहीं पे एंड हो जाता है। तो एपिसोड 6 की शुरुआत में हमें कीकाको को दिखाया जाता है जो कि सीनो को मारने के बाद उसके पास जाती है और बहुत ही बेरहमी के साथ उसके हार्नेस को उखाड़ देती है। जो देखने के बाद कुरुहा को कीकाको के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कुरुहा कीकाको को मारने के लिए उसकी तरफ जाने लगती है, लेकिन तभी रियाटो उसका हाथ पकड़ के उसे रोक देता है। लेकिन कुरुहा नहीं रुकती और आगे की तरफ जाने लगती है। तो रियाटो कुरुहा को रोकने के लिए उसके हैंग अप बटन को प्रेस कर देता है, जिस वजह से कुरुहा एक दिन के लिए अपने पावर्स को यूज नहीं कर पाएगी। जो देखने के बाद कुरुहा रियाटो से कहते हैं कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। तो रियाटो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बात को सुनो, क्योंकि अगर तुम अभी कीकाको के साथ फाइट करने जाओगी तो तुम उससे फाइट नहीं कर पाओगी और तुम मारी जाओगी। इसलिए अच्छा इसी में होगा कि तुम थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ। जो सुनने के बाद कुरुहा थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है और रियाटो से कहती है कि ये बहुत ही ज्यादा दर्दनाक है। ये कह के कुरुहा रोने लगती है। तभी काजुमी रियाटो को हेडफोन के थ्रू बताती है कि इस धमाके की वजह से कुछ देर बाद यहाँ पे भीड़ जमा हो जाएगी और पुलिस भी आ जाएगी, इसलिए जल्दी से तुम कुरुहा को लेके यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि अगर किसी भी पुलिस ने कुरुहा का हार्नेस को देख लिया तो वो लोग तुम्हें जल्दी से अंदर कर देंगे, इसलिए जल्दी से तुम यहाँ से कुरुहा को लेके भाग जाओ। तो काजुमी की बात सुनने के बाद रियाटो कुरुहा को लेके भागने ही वाला था कि तभी काजुमी रियाटो को रोक देती है और कहती है कि रुको, कोई तो आ रहा है। जिस वजह से रियाटो रुक जाता है और वो और कोई नहीं बल्कि कोतोरी होती है जो कि सीनो को बचाने के लिए आई हुई होती है और वो जोर जोर से सीनो का नाम पुकार रही होती है। कोतोरी को वहाँ पे देख के रियाटो घबरा जाता है और रियाटो अपने मन में कहता है क्या ये लड़की पागल है।
अगर वो किकाको के नजर में आ गई तो जरूर किकाको उसे मार देगी। तभी कुरुआ रियाटो से कहती है कि मैं किकाको का ध्यान भटका दूंगी, तब तक तुम कोतोरी को लेके वहाँ से भाग जाना। तभी हमें किकाको की तरफ दिखाते हैं जिसकी नजर कोतोरी के ऊपर चली जाती है, लेकिन तभी वहाँ पे कुरुआ आ जाती है जो कि किकाको का ध्यान भटका देती है। और कुरुआ किकाको से कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। और तभी रियाटो भी कोतोरी के पीछे आके उसे वहाँ से ले जाता है और वो दोनों एक पिलर के पीछे जाके छुप जाते हैं। तभी काजुमी रियाटो के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि क्या तुम पागल हो जो कि कुरुआ को उस जगह पे अकेला छोड़ के चले आए हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि वो लड़की कितनी खतरनाक है? और क्या कुरुआ उस लड़की के साथ बात करने के लिए गई है? क्या कुरुआ को नहीं पता कि वो लड़की किसी की भी बात नहीं सुनती? और वैसे भी कुरुआ आज हैंग अप हो चुकी है, जिस वजह से वो एक दिन के लिए अपनी पावर्स भी यूज नहीं कर पाएगी। तभी रियाटो काजुमी से कहता है कि तुम उतना चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी रियाटो काजुमी से कहता है कि मुझे पता है कि किकाको का अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन उसका एक वीकनेस भी है। वो अपने पहले अटैक को करने के बाद दूसरे अटैक करने के लिए उसे बहुत ही ज्यादा समय लगता है। इसी चीज का एडवांटेज लेके कुरो उसके हर अटैक को डॉज कर सकती है। अगर कुरो को एक मौका मिल जाता है तो कुरो किकाको के पीछे जाके उसके हैंग अप बटन को प्रेस कर देगी, जिसके बाद किकाको अपने पावर्स को यूज नहीं कर पाएगी। तो रियाटो की बात सुनने के बाद काना रियाटो से कहती है, रियाटो अगर तुम किकाको के सामने जाके अपने आप को सेक्रीफाइस करते हो तो कुरो को एक मौका मिल जाएगा जिससे कि वो किकाको के हैंग अप बटन को प्रेस कर देगी। तो काना की बात सुनने के बाद रियाटो कहता है, मुझे बनने का कोई शौक नहीं है, लेकिन मैं फिर भी अपना बेस्ट दूंगा और उसके अटैक को डॉज करने की कोशिश करूंगा। जिसके बाद हमें काजुमी को दिखाया जाता है। काजुमी पार्क को थोड़े समय के लिए लॉक कर देती है और पार्क के सारे कैमरास को भी हैक कर लेती है। और फिर वो रियाटो से कहती है, मैं बस इसे कुछ समय के लिए ही रोक पाऊंगी, इसलिए तुम इस फाइट को जल्दी से जल्दी खत्म करो। ये कहकर काजुमी कॉल कट कर देती है। तभी रियाटो कोतोरी को बुलाने लगता है, लेकिन रियाटो जब पीछे घूम के देखता है तो देखता है कि कोतोरी उसके पीछे नहीं होती। तो रियाटो कोतोरी को ढूंढने लगता है, जिसके बाद हमें कोतोरी को दिखाया जाता है जो कि एक पिलर के साथ अपने हाथ को बंध रही होती है। तभी उसके पास रियाटो चला आता है और रियाटो आने के बाद उससे कहता है, आखिर तुम यहाँ पे कर क्या रही हो? तभी रियाटो को काना के प्रिडिक्शन के बारे में याद आ जाता है और फिर रियाटो कोतोरी से कहता है, इसका मतलब तुम कुरुआ के साथ अपने जगह को एक्सचेंज करना चाहते हो, लेकिन अगर तुम ऐसा करते हो तो कुरुआ के बदले तुम मर जाओगे। जो सुन के कोतोरी कहती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी मैं कल के बाद जिंदा नहीं रहूंगी। ये कहने के साथ साथ कोतोरी के मुंह से खून निकलने लगता है। तो कोतोरी को देखने के बाद रियाटो कोतोरी से कहता है, तुम्हें अभी भी कुछ नहीं हुआ है, तुम्हें बस कुछ पिल्स की जरूरत है। तो कोतोरी कहती है, मुझे पिल्स की जरूरत नहीं है, मैं अब किसी और के पिल्स लेके जीना नहीं चाहती। मेरा हमेशा से एक सपना था कि मैं एक नॉर्मल स्कूल लाइफ जीना चाहती हूँ और अभी मेरे आए हुए बस 2 दिन ही हुए हैं और मैं एक क्लब का भी मेंबर हूँ। इस वजह से मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मेरे मरने के बाद मुझे कोई रिग्रेट होगा। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हमें कुरुआ को दिखाया जाता है जो कि किकाको के साथ फाइट कर रही होती है और उसके हार्ट अटैक को डॉज कर रही होती है और कुरुआ बहुत ज्यादा थक भी गई होती है। जिसके बाद कुरुआ अपने मन में कहती है, मुझे किकाको के पीछे जाने के लिए कोई ना कोई रास्ता तो निकालना होगा। ये कहने के साथ साथ कुरुआ किकाको की तरफ भागने लगती है। किकाको भी अपने हाथ से एक रिबन को बाहर निकाल के कुरुआ को पकड़ लेती है, जो होती है रियाटो और कोतोरी दूर से देख लेते हैं और कुरुआ भी बहुत ज्यादा घबरा जाती है। तभी हमें किकाको की तरफ दिखाते हैं जो कि कुरुआ की तरफ अटैक करने के लिए अपने अटैक को तैयार कर रही होती है। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हमें रियाटो की तरफ दिखाया जाता है जो कि कोतोरी का हाथ एक पिलर के साथ बांध रही होती है और रियाटो कोतोरी से कह रही होती है, तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मेरे पास एक बहुत ही अच्छा प्लान है, हम अभी ऑलरेडी जीत भी चुके हैं। इसके बाद हमें फिर से किकाको की तरफ दिखाते हैं जिसका अटैक तैयार होने ही वाला था। जिसके बाद फिर से सीन चेंज होता है, हमें रियाटो की तरफ दिखाया जाता है जो कि कोतोरी से कहते हैं, अभी समय हो गया है। जिसके बाद हमें कुरुआ की तरफ दिखाया जाता है जिसके ऊपर कोतोरी आ चुकी होती है। असल में कोतोरी ने किकाको के साथ अपने जगह को एक्सचेंज कर लिया होता है। कुरुआ भी जब अपने ऊपर कोतोरी को देखती है तो वो भी बिल्कुल हैरान हो जाती है। जिसके बाद हमें किकाको की तरफ दिखाते हैं जो कि क्या हुआ है अभी कुछ समझ पाती उससे पहले रियाटो आके उसके हैंग अप बटन को प्रेस कर देता है और उसके मुंह को ढक देता है। जिसके बाद रियाटो किकाको से पूछता है, आखिर तुम कहाँ से आई हो और वो लैब कहाँ पे है? लेकिन किकाको रियाटो के बात का कोई भी जवाब नहीं देती, वो बिल्कुल शांत होकर बैठी थी। तभी रियाटो के पीछे कुरुआ चली आती है और कुरुआ आते रियाटो से कहती है, मुझे नहीं लगता कि ये अभी कुछ बोलने वाली है क्योंकि उसे खुद भी नहीं पता है कि लैब कहाँ पे है। और तभी फिर से काजुमी रियाटो और कुरुआ के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है, आखिर तुम दोनों वहाँ पे कर क्या रहे हो? अभी वहाँ पे कुछ देर बाद ही पुलिस आने वाली है, इसलिए जल्दी से वहाँ से भागो। जिसके बाद कुरुआ रियाटो से पूछता है, आखिर हम किकाको को क्या करें? तो रियाटो कहता है, ये लड़की अभी हमें मारने वाली थी, इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये कभी हमारा दोस्त बन सकती है और अगर मैं चाहूँ तो अभी इसे यहाँ पे मार भी सकता हूँ। और तभी रियाटो को कोतोरी के बारे में याद आता है। जिसके बाद रियाटो कुरुआ से कोतोरी के बारे में पूछता है, आखिर वो कहाँ पे है? तो कुरुआ कहती है, वो तो मेरे पीछे ही आ रही थी, लेकिन पता नहीं अभी वो कहाँ पे चली गई है। तभी रियाटो को याद आता है कोतोरी के पास एक भी पिल्स नहीं है, इसलिए वो किसी जगह पे पड़ी हुई होगी और अपने मरने का इंतजार कर रही होगी, इसलिए वो दोनों कोतोरी को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। जिसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पे उस पार्क में पुलिस आ चुकी होती है और फिर हमें किकाको की तरफ दिखाते हैं जिसके पास एक बंदा आता है और वो बंदा किकाको के पास आके उससे कहता है, ये तो बहुत ही ज्यादा दुख की बात है कि तुम एक AA प्लस रैंक की विच होने के बावजूद भी दूसरे विचेस से हार गई और अच्छी बात है कि तुमने कुछ हार्नेस भी कलेक्ट कर लिए है, लेकिन इसके बावजूद भी तुम्हारे लिए एक पनिशमेंट वेट कर रही है। जो सुन के किकाको भी घबरा जाती है। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हमें एक पुराने से घर को दिखाया जाता है जिसके अंदर कोतोरी होती है और उसके बॉडी में पूरा जगह से ब्लड निकल रहा होता है और तभी वहाँ पे रियाटो और कुरुआ चले आते हैं
जिन्हें देख के कोतोरी बिल्कुल चौंक जाती है और वो रियाटो से पूछती है आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि मेरा घर यहाँ पे है। तो कोतोरी की बात सुनने के बाद काजुमी रियाटो के हेडफोन के थ्रू उसे कहती है कि तुम्ही ने अपने क्लब फॉर्म को फिल करने के समय अपने एड्रेस को दिया था। तो काजुमी की बात सुनने के बाद कोतोरी कहती है मैंने एक बेवकूफी कर दी। जिसके बाद रियाटो कुरुआ से कहता है अगर ये पिल्स नहीं लेती है तो क्या हम इसे फोर्सफुली एक पिल को खिला सकते हैं। तो रियाटो की बात सुनने के बाद कुरुआ रियाटो से कहती है कि उसका हाथ अभी भी उसके बॉडी के साथ अटैच्ड है, इसलिए मुझे लगता है कि अभी भी वो बिल्कुल ठीक है। और फिर कुरुआ उस डेथ सफिशिएंट पिल को कोतोरी को देते हुए कहती है कि जल्दी से तुम इस पिल को ले लो। तो कोतोरी उन दोनों को शुक्रिया कहती है और फिर वो कहती है कि मुझे इस पिल की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं और किसी और की पिल्स लेके जिंदा नहीं रहना चाहती। तो रियाटो पूछता है कि आगे तुम उसका पिल क्यों नहीं लेना चाहती। तो कोतोरी कहती है कि क्या तुम मेरे पीछे इस ब्लड को देख पा रहे हो, ये मेरी दोस्त चीचन का ब्लड है। असल में आज से कुछ दिन पहले हमारे पास भी ज्यादा पिल्स नहीं थे जिससे कि मैं और चीचन ज्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। जो बात मेरी दोस्त चीचन को पता थी और चीचन और मेरा सपना था कि हम दोनों अपना बर्थडे एक साथ सेलिब्रेट करें, लेकिन हम दोनों को पता था कि हम दोनों के पास जितना पिल है उससे हम ज्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मेरी दोस्त चीचन ने अपना पिल खाना छोड़ दिया ताकि वो अपनी पिल मुझे दे के मुझे जिंदा रख सके। जिसके बाद मैंने भी उससे पूछा था कि आगे तुम ऐसा क्यों कर रही हो, अगर तुम ऐसा करोगी तो हम दोनों एक साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे। तो चीचन ने मुझसे कहा था कि तुम्हारे बर्थडे के एक हफ्ते बाद मेरा बर्थडे आता है और हमारे पास जितने भी पिल्स है उससे हम दोनों एक साथ सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी पिल्स ले लो। जिसके बाद उसकी पूरी बॉडी मेल्ट हो गई, लेकिन वो मरने से पहले अब मुझे एक बहुत ही बड़ी गिफ्ट देके गई थी। असल में मेरा हमेशा से सपना था कि मैं एक हाई स्कूल में जाना चाहती थी, जो बात मेरी दोस्त चीचन को पता थी, जिसलिए वो अपनी पावर्स को यूज करके सारे डेटा को हैक करके कोतरी को एक हाई स्कूल में ट्रांसफर कर देती है। जिसके बाद कोतरी कहती है इसीलिए मैं अभी किसी और का पिल्स लेके जीना नहीं चाहती। तो कोतरी की बात सुनने के बाद रियाटो कोतरी से कहती है कि इसका मतलब तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें इस तरीके से मरते हुए छोड़ दूं, इसीलिए मैं तुम्हें एक बार बता देना चाहता हूँ अगर हमारे एस्ट्रोनॉमी क्लब को कोई भी मेंबर छोड़ देता है तो उस वजह से मेरा एस्ट्रोनॉमी क्लब नेक्स्ट ईयर ही बंद हो जाएगा। तो इसलिए मैं तुम्हें बता देता हूँ मेरे होते हुए तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। और हाँ, अभी तुम इस पिल को ले लो, बाद में मैं और भी ज्यादा पिल्स का बंदोबस्त कर दूंगा कहीं से न कहीं से। जिसके बाद कुरुआ भी कोतरी से कहती है कि तुम अगले हफ्ते अपने दोस्त चीचन को बर्थडे विश नहीं करना चाहती। तो कुरुआ की बात सुनने के बाद कोतरी बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है और उस पिल को ले लेती है और उनसे शुक्रिया कहती है। और फिर रियाटो कोतरी से आखिर में कहती है और एक बार हैप्पी बर्थडे। तो रियाटो के मुंह से ये बात सुनने के बाद कोतरी की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो रियाटो से शुक्रिया कहती है। और फिर हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कोतरी एक पत्थर के पास जाके अपने दोस्त चीचन के लिए प्रे करती है। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हमें रियाटो की तरफ दिखाते हैं जो कि शॉपिंग करने के बाद क्लब की तरफ जाने लगता है। और फिर रियाटो जाते जाते कल के हुए हादसे के बारे में सोच रहा होता है जो कि न्यूज़पेपर और टीवी में भी दिखाया गया था, जहाँ पे बस उस न्यूज में इतना बताया था कि वहाँ पे बस एक छोटा सा एक्सप्लोजन हुआ है। लेकिन रियाटो अपने मन में कहता है कोई तो अपने पावर्स को यूज करके पूरे न्यूज को कवर कर दिया है, लेकिन मुझे भी अपनी बात को साबित करने के लिए एक वैलिड रीजन चाहिए। और ये कहते कहते रियाटो क्लब के अंदर जाता है और रियाटो जब क्लब के अंदर आता है तब वो देखता है कि क्लब के अंदर कोई भी नहीं होता है, जो देख के रियाटो बिल्कुल चौंक जाता है और कहता है आखिर ये सब लोग कहाँ चले गए हैं। और तभी पीछे से काजुमी की जोर से चिल्लाने की आवाज आती है जो सुन के रियाटो बिल्कुल घबरा जाता है। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हमें काजुमी की तरफ दिखाते हैं जो कि पानी से खेल रही होती है और कुरुआ और कोतरी को भिगा रही होती है। और तभी वहाँ पे रियाटो चला आता है और आगे कहता है कि मैं कुछ फूड्स लेके आई हूँ। जिसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पे सब लोग काम कर रहे होते हैं और फिर हमें रियाटो की तरफ दिखाते हैं जो कि कोतरी की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है उसके साथ कल इतना कुछ होने के बावजूद भी वो आज बहुत ही ज्यादा खुश है, ये बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। तभी काना रियाटो से कहती है कि मुझे लग रहा है कि हम लोग रोज रोज कैंपिंग कर रहे हैं। तो रियाटो हाँ में जवाब देता है और फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाता है जहाँ पे उन लोगों का खाना रेडी हो जाता है और काजुमी जब उसे टेस्ट करती है तो उसे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। जिसके बाद काजुमी कोतरी से कहती है कि तुम तो बहुत ही अच्छा खाना बना लेती हो। तो काजुमी की बात सुनने में कोतरी ब्लश करने लगती है और फिर उससे कहती है असल में मुझे खाना बनाना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। तभी काना भी कहती है मुझे भी जल्दी से खाना है। जिसके बाद कुरुआ उस खाने को मिक्सी में पूरी तरीके से पीस देती है और फिर उसे काना को खिलाती है। और फिर रियाटो कुरुआ से पूछता है क्या तुम्हारा मैजिक ग्लास के आर पार काम करता है। तो कुरुआ कहती है कि हाँ, मेरा मैजिक ग्लास के आर पार काम करता है। जब तक मैं उस चीज को देख पा रही हूँ तब तक मैं अपने पावर से उस चीज को क्रैक कर सकती हूँ। और फिर रियाटो कुरुआ से कहता है क्या तुम मेरे साथ कुछ देर के लिए जा सकती हो। और फिर सीन चेंज होता है, हमें एक जगह को दिखाया जाता है जहाँ पे रियाटो आया होता है। असल में रियाटो एक बंदे से मिलने के लिए आया था और फिर वो बंदा जब बाहर आता है तो बंदा रियाटो को देख के उससे कहता है कि तुम तो बड़े होने के बाद और भी ज्यादा हैंडसम हो चुके हो और मैंने सुना है कि तुम लड़कों में बहुत ही ज्यादा फेमस हो। और इस बंदे का नाम कोगोरो है। तो कोगोरो की बात सुनने के बाद रियाटो अपने मन में कहता है इसकी इन्हीं सारी हरकतों की वजह से मैं इसके पास कभी आना नहीं चाहता था, लेकिन मेरी भी एक मजबूरी है। और फिर रियाटो कोगोरो से कहता है मुझे तुमसे कुछ जरूरी बारे में बात करनी है। तो कोगोरो रियाटो को अपना केबिन में ले जाता है और फिर उससे पूछता है आखिर तुम मुझसे क्या बारे में बात करना चाहते हो। तो रियाटो कहता है मैं तुम्हें जिस बारे में बताना चाहता हूँ पहली बार सुनने के बाद शायद तुम्हें उस बारे में यकीन नहीं होगा, लेकिन मैं अभी जो तुम्हें बात बताऊंगा वो तुम्हें अपने में ही सीक्रेट रखनी होगी। अगर तुम इस बारे में किसी को बताते हो तो तुम्हें तुरंत ही मार दिया जाएगा। तो कोगोरो कहता है आखिर मुझे मारेगा कौन। तो रियाटो कहता है ये एक मैजिकल पावर्स है और अगर तुम किसी पुलिस के पास जाते हो तो पुलिस भी तुम्हें तुरंत अरेस्ट कर लेगी। तो रियाटो की बात सुनने के बाद कोगोरो रियाटो से कहता है
मुझे लगता है कि गर्मी की वजह से तुम्हारा दिमाग बिल्कुल खराब हो चुका है, इसलिए तुम इतना उल्टा सीधा बोल रहे हो। वैसे तुम्हारी स्टोरी बहुत ही ज्यादा अच्छी थी और मैंने अपनी जान को खतरे में डाल के तुम्हारी स्टोरी भी सुन ली। तो कोगोरो की बात सुनने के बाद याटो कोगोरो से कहता है, कोगोरो तुम्हें सुपर नेचुरल पावर्स में बिल्कुल भी यकीन नहीं है ना? तो कोगोरो कहते जब तक मैं उसे खुद अपनी आंखों से नहीं देखूंगा तब तक मुझे उन सारी बातों के ऊपर यकीन नहीं होगा। तो रियाटो कहते ठीक है, मैं तुम्हें अभी कुछ पावर्स दिखाता हूँ जिससे कि तुम्हें इस बारे में यकीन हो सके। और फिर रियाटो कोगोरो से पूछता है, बताओ तुम इस रूम में कौन सी चीज को तोड़ना चाहते हो? इस रूम की कोई भी एक चीज तुम जिसे चूज करोगे तुम्हारे आंखों के सामने ही तोड़ दिया जाएगा ताकि तुम्हें यकीन हो सके कि सुपरनेचुरल पावर्स होती है। तो रियाटो की बात सुनने के बाद कोगोरो रियाटो से कहता है, तुम्हें अगर कोई भी चीज तोड़ सकती हो। तो रियाटो भी कुरुआ को फोन के थ्रू कहता है इस रूम के एक कोई भी चीज तोड़ दो। तभी कोगोरो के पीछे एक बहुत बड़ा धमाका होता है जो देख को बिल्कुल चौंक जाता है और अपनी खिड़की की तरफ देखने लगता है और रियाटो से कहता है, मुझे नहीं लगता कि तुमने इसे स्नाइपर से तोड़ा होगा, लेकिन मुझे अभी भी तुम्हारी बातों के ऊपर यकीन नहीं है। तो रियाटो कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हें और एक बार दिखाता हूँ। इस बार तुम जिस चीज को चूज करोगे उसी चीज को तोड़ा जाएगा। तो कोगोरो कहते हैं तुम इस फ्लोर को तोड़ दो। तो कुरुआ अपने पावर से उस फ्लोर को भी तोड़ देती है, लेकिन फिर भी कोगोरो को उसके ऊपर यकीन नहीं होता और फिर वो अपने पास से एक पेन निकलता है और फिर रियाटो से कहता है, तो तुम इस पेन को तोड़ के दिखाओ, तब मुझे तुम्हारी बात के ऊपर यकीन होगा। तो कुरुआ उस पेन को भी तोड़ देती है। तो उस पेन को तोड़ते देख कोगोरो को यकीन हो जाता है कि सच में कुछ न कुछ पावर्स तो है। और फिर कोगोरो रियाटो से कहता है, ठीक है, तुम मुझे बताओ कि तुम मुझे क्या बताना चाहते हो। अब मैं तुम्हारी बातों को सुनने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। और यहीं पे इस एपिसोड का एंड होता है।